हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। सभी प्यारे बच्चों को सबसे पहले तो गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? एक बार आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए कि क्या आप सभी बच्चे ठीक है, और आवाज की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी कैसी है। एक बार आप लोग कंफर्म करिए ताकि आज का जो क्लास है उसको शुरू किया जाए। बाबू, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का जो चैप्टर 9 है, जिसका नाम क्या है, उप सहसंयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसका हम लोग क्या करने वाले हैं बाबू, आज इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। यानी आज हम इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे। और जो भी बच्चा पार्ट 1 को अच्छी तरीके से समझ लेगा उसको बाबू थोड़ा भी दिक्कत नहीं होने वाला है। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग शुरू से लेके अंत तक इस लाइव क्लास को कीजिएगा। 100% हम आपसे वादा दिलाते हैं कि आपको एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट जो होगा आपको समझ में आएगा। तो कितने सारे बच्चे हैं जो रेडी हैं आज के क्लास के लिए, आज के इंपॉर्टेंट क्लास के लिए? सभी बच्चे एक बार यस बोलिए, ताकि आज का जो लाइव क्लास है, आज का जो इंपॉर्टेंट क्लास है, उसको हम लोग शुरू करेंगे। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन बाबू इसमें समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर उप सहसंयोजन यौगिक क्या होता है, उप सहसंयोजन बंधन क्या होता है। ये सारी चीजें आपको हम पढ़ाएंगे, जो आपको पूरा का पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से बाबू ये आपको बता दें हम कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये अंतिम चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद से हमारा जो अगला चैप्टर आएगा ना, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आएगा। लेकिन उससे पहले 4 से जो 5 क्लास लेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक क्लास लेंगे, जिसको करके आपको मजा आ जाएगा, है ना। लेकिन उससे पहले इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खत्म करते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे लाइव आइए और एक बार साथ में ये बताइए कि क्या आप सभी बाबू ठीक है। नरेंद्र कुशवाहा जी गुरुजी ठीक है, सिमरन सिंह, रवि कुशवाहा, मसरक के विपुल, नरेंद्र कुमार, गुड़िया कुमारी, जिद्दी गर्ल, आंसू, अंकित कुमार, बहुत बढ़िया। बीपीएससी स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। श्वेता आस बोर्ड के स्टूडेंट, आस बोर्ड की निभा कुमारी, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे लाइव आ चुके हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग क्या करिए, सेशन को शेयर करिए और जल्दी से जल्दी क्या करिए प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और हम आपको बता देना चाहते हैं कि आज हम होगा क्या, उप सहसंयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, इसको हम लोग करने वाले हैं। तो जितने भी सारे बच्चे हैं, सभी बच्चों से निवेदन है कि प्यारे बच्चों, ये क्या है, अपना चैनल आस्क बोर्ड है। क्या है ये आपका अपना चैनल? क्या है बाबू, आस्क बोर्ड है। इसमें क्या है, इस प्रकार से सब्सक्राइब का बटन होता है ना। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब के बटन को क्या करिए बाबू, आप सभी बच्चे प्रेस करिए। जब प्रेस करिएगा तो बाबू यहाँ पे इस प्रकार से दिखेगा, आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो बाबू ये जो नोटिफिकेशन है ना, आपको ऑल पे कर लेना है। क्यों? क्योंकि जब भी लाइव क्लास होगा ना, जब भी लाइव क्लास होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को क्या करिए, ऑल पे दबा दीजिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे बच्चियां जो हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार से सब्सक्राइब किया जाता है, किस प्रकार से बेल आइकॉन प्रेस किया जाता है। तो पहले सब्सक्राइब करना है, फिर बेल आइकॉन को आपको प्रेस करना है। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो नंबर नोट करिए मेरा, 9135742024। ये आपका बाबू, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आपको इसी पे मैसेज करना है और जल्दी से जल्दी क्या करना है, ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद से पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं तो बाबू मात्र 399 में बाबू बाबू ऑफर चल रहा है। अभी ऐप पे नहीं चल रहा है, ठीक है, ऐप पे अभी अपडेट नहीं हुआ है। आपका ऑफर चल रहा है, 499 वाला पीडीएफ 399 में आपको मिल रहा है। तो बाबू लेने के लिए संपर्क करें क्या, 629924 8935। ठीक है, इस पे व्हाट्सअप मैसेज करिए और बाबू यहाँ पे हमसे कांटेक्ट करना है तो कांटेक्ट कर लीजिए। तो चलिए बाबू, क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, उप सहसंयोजन यौगिक के बारे में पढ़ना है। ठीक है बाबू, इसी में आता है उप सहसंयोजन यौगिक के वर्नर के सिद्धांतों को लिखे, जो कि 5 नंबर का आता है। लेकिन बाबू हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो किसी भी चीज का अगर नींव मजबूत होना, अगर अगर हम लोग किसी भी चीज का नींव, जैसे घर है, घर का अगर नींव मजबूत होता है तो वो मकान कितना भी तल्ला बना दीजिए, वो क्या होता है, मजबूत ही रहता है। अगर किसी का घर मजबूत नहीं है, अगर नींव मजबूत नहीं है, तो वो घर भी मजबूत नहीं होता है। तो बाबू यही करना है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, हम लोग बाबू टाइप ऑफ बॉन्ड्स पढ़ेंगे, है ना। यानी टाइप ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है, तो बाबू याद रखना है कि बंधन, यानी जो बॉन्ड बनता है, जो बॉन्ड होता है, कितने प्रकार का होता है। क्योंकि हम लोग को पढ़ना है उप सहसंयोजन बंधन, है ना बाबू, उसको भी पढ़ना है। तो सबसे पहले एकदम जड़ तक जाएंगे, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि आयनिक बंधन क्या होता है। सिंपल सा आप लोग समझिएगा, आयनिक बंधन क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, टाइप ऑफ बॉन्ड। ठीक है, सबसे पहले पढ़िए कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से
जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं, जिसमें एक अधातु होता है और यहां पे याद रखना है कि दूसरा धातु होता है। जैसे एक बात बताइए बाबू यहां पे सभी बच्चे कि ये हमारा क्या है, NaCl है, NaCl है, क्या है बाबू, ये NaCl है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये हमारा क्या है, Na है। Na का कितना होता है, आप कहिएगा सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक आप कहिएगा 11 होता है गुरुजी। तो जब सोडियम का 11 होगा तो एक बात बताइए कि अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या होगा, 1s2 होगा, क्या होगा 2s2 होगा, फिर क्या होगा 2p6 होगा, उसके बाद से क्या होगा 3s1 होगा। तो ये हमारा क्या हो गया 11। अगर हम देख पा रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना गया है, एक इलेक्ट्रॉन गया है। इसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहिएगा एक इलेक्ट्रॉन है। क्यों, क्योंकि देखिए ये पहला कक्षा है, ये दूसरा कक्षा है, और जो तीसरा कक्षा है तो तीसरा कक्षा में देखिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि ये जो हमारा Na सोडियम है इसके पास क्या है, एगो एकाकी इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, अगर बात करें हम Cl का, सुनते रहिए आप लोग, Cl का अगर हम बात करें बाबू Cl का, तो क्लोरीन का कितना होता है, आप कहिएगा गुरुजी क्लोरीन का 17 होता है। तो 17 का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो 1s2 हो जाएगा, 2s2 होगा, 2p क्या हो जाएगा बच्चे 6 होगा, 3s2 होगा, 3p यहां पे क्या हो जाएगा, तो देखिए 2 2 4 4 6 10 10 2 12 है ना। अब 12 गो, अब 5 गो कितना हो गया प्यारे बच्चों, 17 हो गया। तो अब देखिए कि इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, तो ये पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा, अंतिम कक्षा कौन है बाबू, यहां पे याद रखना है ये 3 होगा ना, 3p5, यानी अंतिम जो कक्षा होगा यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे क्या होगा 3s2 है ना। हम यहाँ पे सही से लिख देते हैं ताकि आपका बेसिक मजबूत हो। यहाँ पे क्या होगा 3s2 होगा, उसके बाद से क्या होगा 3p5 होगा। ठीक है, 3p क्या होगा बाबू 5 होगा, 3p क्या होगा 5 होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंतिम कक्षा में देखिए ये दूसरा कक्षा, जो अंतिम कक्षा है हमारा तीसरा कक्षा है, तीसरे कक्षे में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो आप कहिएगा कितना है, तो 5 और 2 7 गो, यानी यहाँ पे क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, तो बाबू कितना है 1 2 है ना, यहाँ पे 3 4, यहाँ पे क्या हो गया 5 और 6, और यहाँ पे क्या है 7 गो इलेक्ट्रॉन है। लेकिन बाबू आपको पता है कि किसी भी चीज को अस्थायी होने के लिए अष्टक नियम तो प्राप्त करना होगा, किसी भी तत्व को अस्थायी होने के लिए अष्टक नियम प्राप्त करना होता है, जैसे हमने आपको बताया है। तो बाबू क्या है कि सोडियम के पास क्या है, बाह्यतम कक्षा में एगो इलेक्ट्रॉन है, और बाबू यहाँ पे क्लोरीन के पास आप लोग देखिएगा कि बाह्यतम कक्षा में कितना है 7 गो इलेक्ट्रॉन है। देखिए 2 2 4 2 6 1 7 गो। तो बाबू इसको अस्थायी होने के लिए एगो इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, इसको अस्थायी होने के लिए एगो इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए सोडियम के पास क्या है, एगो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दान दे देगा तो बाबू इसके जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन बचेंगे कौ गो बचेंगे, तो आप कहिएगा 8 गो। जब ये एगो इलेक्ट्रॉन को दान देगा तो इसके बाबू अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 6 2 8, तो ये तो अस्थायी हो गया। लेकिन यही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अगर क्लोरीन ग्रहण कर लेता है तो 7 गो इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और एगो आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 गो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी ये भी अपना अष्टक प्राप्त कर लिया और ये भी अपना अष्टक प्राप्त कर लिया। तो ये दोनों में क्या होता है, बॉन्ड बनता है, यानी Na पे प्लस और Cl पे माइनस मिला के हमारा जो यौगिक बनता है क्या बनता है, NaCl बनता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बंधन कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो बाबू यहां पे आपको समझ में आ गया कि आयनिक बॉन्ड आखिर है क्या। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जो बॉन्ड बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसी प्रकार से हम देखिए यहां पे एक और एग्जांपल देते हैं, आप लोग देखते हैं कि बना पाते हैं कि नहीं। यहां पे आपके लिए एग्जांपल क्या है, MgCl2 है ना, MgCl2। सिंपल सी बात बाबू ध्यान में रखिएगा, अगर ये MgCl2 है तो मैग्नीशियम का कितना होता है, तो आप कहिएगा मैग्नीशियम का गुरुजी 12 होता है। आप क्या करिएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा, तो यहां पे क्या होगा 1s2 हो जाएगा, फिर क्या होगा 2s2 होगा, फिर क्या होगा 2p6 हो जाएगा है ना, उसके बाद से क्या होगा 3s2 हो जाएगा। यानी बाबू यहां पे हम कह सकते हैं इसको कि जो हमारा Mg है ना, Mg के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कक्षा देखिए यहां पे कौ गो है, तो था वो 3 में 2 गो इलेक्ट्रॉन है ना, ये सब तो दूसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा में 2 गो इलेक्ट्रॉन है। तो हम कहेंगे क्या कि Mg के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 गो इलेक्ट्रॉन है। यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे एगो इलेक्ट्रॉन है और यहां पे एगो इलेक्ट्रॉन है। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीन की बात करेंगे। तो बाबू ये जो क्लोरीन है हमारा, तो फिर अगर हम यहां पे क्लोरीन का निकाले, क्लोरीन का कितना होता है 17, इसमें क्या होता है 1s2 होता है,
और 2s2 होता है, 2p6 होता है, 3s2 होता है और यहाँ पे 3p क्या होता है, 5 होता है। ये हमारा किसका होता है, क्लोरीन का। तो आप बाबू यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन में अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना है, यानी तीसरी कक्षा में 5 गो इलेक्ट्रॉन है, यानी क्लोरीन के पास क्या हो रहा है, 5 गो इलेक्ट्रॉन हो रहा है। देखिए ये हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है बाबू, तो यहाँ पे 5 2 सॉरी 7 गो इलेक्ट्रॉन है। तो बाबू हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 गो इलेक्ट्रॉन, 2 गो इलेक्ट्रॉन, 3 गो इलेक्ट्रॉन, 4 गो इलेक्ट्रॉन, 5 गो इलेक्ट्रॉन, 6 गो इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 7 गो इलेक्ट्रॉन। इसको अस्थाई होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप कहिएगा कि गुरुदेव इसको अस्थाई होने के लिए 1 गो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। लेकिन Mg के पास कितना इलेक्ट्रॉन है बाबू, 2 गो इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहाँ पे देखिए Cl2 ना है, यानी क्लोरीन एगो और ना है, तो अगर हम एगो और Cl बनाएंगे, एगो और Cl लेंगे, तो उसमें भी क्या होगा बाबू, यहाँ पे ध्यान में रखना है कि 7 गो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा। तो बाबू ये Mg क्या करेगा, सुनिएगा, ये हमारा क्या है, Mg है ना, Mg पे क्या है, 2 गो इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा प्यारे बच्चों, Mg 2 गो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा और जो Cl है ना क्या करेगा प्यारे बच्चों, 2 गो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, है ना। तो हमारा क्या बन जाएगा, MgCl2। जैसे देखिए यहाँ पे बता देते हैं कि ये हमारा क्या है, Mg है। Mg में क्या है, ध्यान रखिएगा, एगो इधर इलेक्ट्रॉन है, एगो इधर इलेक्ट्रॉन है। अब बाबू यहाँ पे क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन के पास 7 गो इलेक्ट्रॉन है, इधर भी क्लोरीन है, क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहिएगा कि ये जो क्लोरीन है इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे कि बाबू 1 गो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस क्लोरीन को दे देगा, तो 7 गो ऑलरेडी इसके पास है, अब मिल गया तो कितना हो गया, 8 गो। जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 3 है ना, 4 5 6 7 और यहाँ पे क्या हो गया, 8, है ना। यहाँ पे याद रखना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और यहां से एगो ले लिया तो क्या हो गया, है ना, यहां से एगो ले लिया तो क्या हो गया, 8 गो हो गया, है ना। यहां से इसको एगो मिल गया Mg के पास से तो 8 गो हो गया। उसी प्रकार से क्लोरीन में कितना है, 7 गो, 2 2 4, है ना। यहाँ पे याद रखना है कि 2 6 और एगो इसका और ये मिला दिया, तो बाबू इससे एगो जो क्या किया, ले लिया तो क्या हुआ, ये भी अष्टक नियम प्राप्त किया, ये भी अष्टक नियम प्राप्त किया। और जो Mg है अपना, ये 2 गो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया, तो इसके पास भी क्या हुआ, अष्टक नियम आ गया। तो इस प्रकार के बाबू जो लेन देन होते हैं ना, इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। अभी आपको एक एक चीजें हम समझाएंगे, अभी आप लोग बने रहिए, भागिएगा मत, नहीं तो बहुत कुछ भूल जाएंगे, क्योंकि सामने है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इस चैप्टर से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका यूपीएससी नेम, अगर आप ये सब नहीं पढ़ते हैं तो नहीं सीख पाएंगे बाबू, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया, ये आपको क्लियर हो गया। तो आपके लिए एक HW देते हैं बाबू कि यहाँ पे KCl का आप लोग क्या करिए, आयनिक बॉन्ड निकालिए। पोटेशियम का होता है 19, है ना, और क्लोरीन के होता है 17। तो बाबू याद रखना है कि जो पोटेशियम होगा ना, उस पे बाबू एगो एकाकी इलेक्ट्रॉन होगा, एगो क्या होगा, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होगा, और Cl के पास एगो कमी होगा। तो ये क्या करेगा, K पे क्या हो जाएगा प्लस और Cl पे माइनस, मिल के जो बनेगा बाबू क्या बनाएगा, KCl बनाएगा। तो ये जो हमारा बॉन्ड होता है क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो बाबू टाइप ऑफ बॉन्ड हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको आयनिक बॉन्ड समझ में आ गया कि नहीं, कि ये आयनिक बॉन्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, त्याग और ग्रहण से ये बॉन्ड बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं, जिसमें एक तत्व क्या होगा, अधातु होगा और दूसरा तत्व क्या होगा, धातु होगा, ठीक है। अब बाबू यहाँ पे अगला देखते हैं, यहाँ पे सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध का मतलब क्या होता है, कोवैलेंट बंध, है ना। यानी क्या करता है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि आपस में साझा करते हैं, ठीक है। यानी अगर आपसे बोला जाए कि सहसंयोजी बॉन्ड क्या होता है, तो यहां पे आपको समझना पड़ेगा सिंपल सा। अगर हम आपसे बोल दे कि सहसंयोजी बॉन्ड यानी कोवैलेंट बॉन्ड आखिर होता क्या है, तो सुनिएगा कि एक रासायनिक बंधन होती है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा परमाणुओं के बीच क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म की क्या होती है, साझाकरण होता है। जैसे देख लीजिए ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन का क्या होता है, O2। एक बात बताइए, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु क्रमांक, आप कहिएगा 8 होता है, ठीक है। और जब 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा, विन्यास, तो 1s2 होगा, 2s2 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 2p4 होगा। तो अब एक बात बताइए कि इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो पहला कक्ष है, और दूसरा कक्ष में क्या है, 2 गो 4 गो। यानी ऑक्सीजन के पास, अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन बनाए, तो ऑक्सीजन के पास बाह्यतम कक्षा में 6 गो इलेक्ट्रॉन है। तो हमने यहाँ पे एगो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 3 4, और यहाँ पे क्या हो गया प्यारे बच्चों 6, है ना,
3 4 5 और यहाँ पे क्या हो गया 6। उसी प्रकार से ऑक्सीजन कितना है, 2 गो है, तो फिर एक और ऑक्सीजन का लेंगे तो ये भी तो कुछ इसी प्रकार से होगा ना। और इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बाबू, तो इसमें भी क्या होंगे, बाह्यतम कक्षा में इसके 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन एक बात यहां पे आता है कि किसी भी तत्व को अस्थायी होने के लिए क्या करना होगा, अष्टक नियम को प्राप्त करना होगा। तो बाबू ना इसका अष्टक नियम पूरा हो रहा है ना इसका अष्टक पूरा हो रहा है। तो अब ये क्या करेगा, सुनिएगा, अब ये क्या करेगा, अब दोनों ये आपस में क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे। देखिएगा किस प्रकार से, अब ये क्या करते हैं, आपस में साझेदारी करते हैं। देखिए ये क्या करेगा कि अगर इस ऑक्सीजन को जरूरत पड़ेगी तो बोलेगा कि तुम अपना 2 गो इलेक्ट्रॉन दान दे देना, यानी क्या करेगा, ये सब साझेदारी कर लेगा। साझेदारी का मतलब क्या कि जब इस ऑक्सीजन को काम पड़ेगा तो क्या करेगा, इसका 2 गो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जब इसका ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा बाबू, तो देखिए इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका अष्टक पूरा हो गया कि नहीं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी इसका तो अष्टक पूरा हो गया, ये तो अस्थाई हो गया। ठीक है, फिर जब इसको जरूरत पड़ेगा, ध्यान में रखना है, जब ये इसको जरूरत पड़ेगा इस ऑक्सीजन को, तो क्या करेगा, इसका 2 गो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यानी जब इसको जरूरत पड़ेगा ना तो क्या करेगा, बोलेगा कि तुम अपना 2 गो इलेक्ट्रॉन दे दो तो हमारा काम हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, इसका भी क्या होगा, अष्टक पूरा हो जाएगा। तो देखिए इसके पास भी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी क्या हो गया, अस्थाई हो गया, है ना, ये भी अस्थाई हो गया और ये भी क्या हो गया, अस्थाई हो गया। तो बाबू क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन को साझा कर रहे हैं, यानी आपस में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों को बांट रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों को ये बांट रहे हैं। देख पा रहे होंगे आप लोग, इसमें क्या कर रहे हैं, आपस में इलेक्ट्रॉनों को ये लोग बांट रहे हैं, है ना, बात सही है ना। जैसे देखिए अब आपसे पूछ देगा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच कितने बॉन्ड पाए जाते हैं, तो आप कहिएगा कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है कभी भी। क्यों होता है, क्योंकि ये आपस में ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या करते हैं कि बाबू इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करते हैं, साझेदारी करते हैं। क्या करते हैं बच्चे, साझेदारी करते हैं। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं। देखिए इसको साइड करते हैं। अब सुनिए यहां पे, अगर हम बात करें नाइट्रोजन नाइट्रोजन की, ठीक है, अगर हम बात करें, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा क्योंकि बाबू यही सब है, उसके बाद से ऑर्गेनिक है। अगर हम बात करें नाइट्रोजन नाइट्रोजन यानी N2 की, ठीक है, तो एक बात बताइए, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। अगर आप इसको निकालिएगा तो क्या होगा, 1s2 2s2, क्या होगा, 2p, यहां पे क्या होगा, 4 होगा, है ना, 2p3 होगा ना, कितना हो जाएगा, 2p यहां पे क्या हो जाएगा, 4 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी आप यहां पे देखिए कि ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं बाबू, इसमें 2 है, इसमें 2, यानी सेकेंड कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 5 गो इलेक्ट्रॉन, यानी ये हमारा नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन में बाबू यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो बाह्यतम कक्षा में 3 2 5 गो इलेक्ट्रॉन। हमने क्या किया, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, और N2 है तो नाइट्रोजन एक और होगा, तो एक और नाइट्रोजन हम यहाँ पे क्या करते हैं, बना देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, एक और नाइट्रोजन बना देते हैं। जब ये भी नाइट्रोजन है, तो जब एक नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 5 गो इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें भी क्या होगा, इसके भी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। तो 3 गो इलेक्ट्रॉन, 4 गो इलेक्ट्रॉन, 5 गो इलेक्ट्रॉन। तो बाबू यहां पे एक बात हो रहा है, सुनिएगा कि ना इसका अष्टक पूरा हो रहा है ना इसका अष्टक पूरा हो रहा है। आप बोलिएगा नहीं हो रहा है गुरुजी, हो रहा है, नहीं हो रहा है, ना इसका अष्टक पूरा हो रहा है ना इसका अष्टक पूरा हो रहा है। तो ये क्या करेंगे, आपस में साझेदारी करेंगे। इस नाइट्रोजन को जरूरत पड़ेगा तो कहेगा कि भाई तुम अपना क्या करो कि 3 गो इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, कि जब हमको काम पड़ेगा ना, जब हमको काम पड़ेगा तो तुम अपना 3 गो इलेक्ट्रॉन मुझे दे देना, जिससे मेरा क्या होगा, अष्टक पूरा हो जाएगा। तो ये बोलेगा ठीक है, जब तुमको काम पड़ेगा तो तुम मेरा 3 गो इलेक्ट्रॉन रख लेना और तुम अपना अष्टक प्राप्त करके क्या हो जाना, तो तुम अस्थाई हो जाना। ठीक है, हो गया। अब फिर बाबू यहां पे आपको ध्यान में रखना है, फिर जब इस न्यूट्रॉन को जरूरत पड़ेगी तो कहेगा मेरे पास तो अंतिम कक्षा में 5 गो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन तुम भी अपना 2 गो इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो हम भी क्या हो जा 3 गो इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो हम भी अस्थाई हो जाएंगे। तो 5 गो है, 3 गो उससे ले लिया तो कितना गो हो गया, 8 गो इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये भी क्या हो गया, अस्थाई हो गया, ये भी क्या हो गया, अस्थाई हो गया। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या हो रहा है कि ये भी नाइट्रोजन अस्थाई हो रहा है और ये भी नाइट्रोजन क्या हो रहा है, अस्थाई हो रहा है। ये अस्थाई होने का कारण क्या है, तो आप कहिएगा क्या, अस्थाई होने का इसका कारण है क्या कि ये साझा कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनों का, इलेक्ट्रॉन का क्या करे, साझेदारी करे। इसीलिए इस बॉन्ड को क्या कहा गया है, सहसंयोजी बंधन।
इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहा गया है? सहसंयोजी बॉन्ड यानी कोवैलेंट बॉन्ड कहा गया है। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? एक बार बताइएगा सभी बच्चे, इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? चलिए एक एग्जांपल आप लोग फटाफट से बता दीजिए। एक एग्जांपल आप लोग फटाफट से बता दीजिए प्यारे बच्चों। एक एग्जांपल आप लोग बताइए। H2O है ना, क्या है? H2O है ना, H2O का तो बाबू हाइड्रोजन का कितना होता है? हाइड्रोजन का होता है एक, है ना। अगर हम लिखना चाहें हाइड्रोजन का तो क्या होता है? 1s1। लेकिन बाबू एस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना अस्थायी होने के लिए। बाबू एस को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। और यहां पे अगर हम लिखे ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन का होता है 8। 8 के लिए लिखिएगा तो यहाँ पे क्या होगा? 1s2 और 2s2 और यहाँ पे क्या होगा? 2p, यहाँ पे 4 हो जाएगा। यानी इसके बाह्यतम कक्षा में देखिएगा आप लोग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो इसके जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे 6 गो होंगे। तो बाबू यहाँ पे याद रखना है ऑक्सीजन के पास कितना बाह्यतम कक्षा में कौ गो इलेक्ट्रॉन है? 6 गो। हम लिख देते हैं 1 गो इलेक्ट्रॉन 2 गो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कलर चेंज करके बना देते हैं। देखिए ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में कौ गो इलेक्ट्रॉन? 6 गो। 1 2 है ना, 3 4 और यहाँ पे क्या हो गया? 5 6, ठीक है, हो गया हो ना बाबू। यहाँ पे क्या हो गया? 5 6 हो गया, ठीक है। या आप इसको इस प्रकार से लिख दीजिए ताकि और आसान लगे, है ना, है ना। 1 2 है ना, 3 4 और यहां पे क्या हो गया? 5 6। अब देखिए हाइड्रोजन के पास क्या है बाबू? यहां पे हाइड्रोजन के पास क्या है? एक वो इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसको अस्थायी होने के लिए मान लेते हैं कि ये क्या है? हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? तो बाबू हाइड्रोजन के पास आपको पता है ना, इसका एक होता है तो एक वो इलेक्ट्रॉन है। अब बाबू क्या है कि यहाँ पे H2 है तो पहला हाइड्रोजन और इधर हम लिख देते हैं क्या? दूसरा हाइड्रोजन। इस भी हाइड्रोजन के पास क्या है? एक वो इलेक्ट्रॉन है। सुनिएगा अब यहां से क्या होगा। अब इस हाइड्रोजन को अस्थायी होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तबे ना ये अपना इस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर पाएगा तो अस्थायी होगा। क्योंकि जब इसका एक ही होता है तो 1s1 होता है, लेकिन एस में कौ इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2 गो। तो इस हाइड्रोजन को अस्थायी होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इस हाइड्रोजन को अस्थायी होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इस ऑक्सीजन को अस्थायी होने के लिए 6 गो इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन इस ऑक्सीजन को अस्थायी होने के लिए 2 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करेगा? यहां पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो हाइड्रोजन है ना, ये क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो जिससे क्या होगा? हाइड्रोजन के पास 2 गो इलेक्ट्रॉन होगा, साझेदारी कर लेगा। जब हाइड्रोजन को जरूरत पड़ेगा तो ये ऑक्सीजन का एगो ले लेगा, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन के पास 2 गो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बाबू? तो ये हमारा अस्थायी हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, ध्यान में रखना है कि ये हमारा ऑक्सीजन है ना। अब इसका भी क्या करेगा? यह एगो क्या करेगा? इसके साथ इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेगा। तो क्या होगा? इस भी हाइड्रोजन के पास क्या होगा? 2 गो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया? अस्थायी हो गया। अब बचे बबुआ कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितना है? 4 गो है। लेकिन क्या कहेगा कि जब ऑक्सीजन के पास 4 गो है और इसको कितना चाहिए? तो 4 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी यहां पे याद रखना ऑक्सीजन के पास 6 गो होता है। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में कितना है? 6 गो इलेक्ट्रॉन है ना। तो अब ये क्या करेगा? इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है। जब ऑक्सीजन को अष्टक नियम प्राप्त करना होगा तो ये क्या करेगा? इस H का एगो जो इलेक्ट्रॉन है वो भी ले लेगा और इस H का क्या करेगा? ये भी इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? साझा कर लेगा। तो जब साझा करेगा बाबू तो इसी बॉन्ड को तो हम लोग क्या कहते हैं बाबू? इसी बॉन्ड को कहते हैं क्या? सहसंयोजी बंधन बॉन्ड, है ना। क्या? सहसंयोजी बॉन्ड कहते हैं। ये आपको याद रखना है, कोवैलेंट बॉन्ड इसी को कहा जाता है। समझ गए? देखिए ऑक्सीजन के पास 6 गो है इलेक्ट्रॉन, अब इसको 2 गो चाहिए और हाइड्रोजन को भी एगो चाहिए। तो ये ऑक्सीजन के साथ एगो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लिया, ये भी एगो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लिया। तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन अस्थायी हो गया। जब ये अस्थायी हो गया तो बाबू ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 6 गो है, एगो हाइड्रोजन का ले लेगा, एगो इस हाइड्रोजन का ले लेगा। कितना हो गया? 8 गो। तो ये ऑक्सीजन भी क्या हो गया? अस्थायी हो गया। तो ये होता है प्यारे बच्चों, आपको बता दें हम क्या, कि सहसंयोजी बंधन, है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब बाबू आइए आपके एग्जाम पे चलते हैं, जो आपका चैप्टर है वो। अब यहां पे आ जाइए, उप सहसंयोजी आबंध क्या है बाबू? बंध हम लोग टाइप ऑफ बॉन्ड पढ़ रहे हैं, जिसमें 2 गो बॉन्ड पढ़ लिए। अब जो बारी आता है आपके जो बुक में है ना, जो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, अब इसमें क्या होता है? सहसंयोजी बॉन्ड होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। अब ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसे होता है, अब हम आपको समझाने वाले हैं। जैसे बाबू यहां आप देखिए, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, जैसे हम ले लेते हैं क्या? NH3, है ना, NH3 यहाँ पे H+, NH3 क्या प्यारे बच्चों? H+, ठीक है। NH3 H+, सुनिएगा सभी बच्चे, सबसे पहली बात बाबू, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, दूसरा ले लेते हैं, दूसरा ले जी।
चलिए ठीक है, दूसरा ले लेते हैं। चलिए अब देखिए यहां पे ले देते हैं क्या, NH यहां पे याद रखना है, NH यहां पे, NH यहां पे, NH यहां पे प्लस ले लेते हैं, चाहे NH3 प्लस ले, आपको जो अच्छा लगे। हम यहां पे सोच रहे हैं ना कि सबसे आसान हम आपको दे, सबसे आसान दे, सबसे आसान दे। रुकिए सोच रहे, NaH प्लस लेते हैं, ठीक है, NH4 प्लस लेते हैं, जब से मतलब सबसे आसान लेते हैं, NH4 प्लस लेते हैं, ठीक है, NH4 प्लस लेते हैं। बाबू ये जो NH4 प्लस है ये किससे मिलकर बना है, तो आप कहिएगा क्या, यहाँ पे NH3 है ना, NH3 से और H प्लस से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, NH3 और मतलब H प्लस से मिलकर क्या बना है, NH4 प्लस, ठीक है। हम सबसे आसान ले रहे हैं, उसके बाद से हार्ड पे जाएंगे, ठीक है। ये बाबू NH4 प्लस ले रहे हैं, ये किससे बना है, NH3 प्लस H4 मतलब क्या, H प्लस से मिलकर बना है। ये क्या है, H प्लस है, ये क्या है बाबू, H प्लस से मिलकर बना है। तो बाबू सिंपल सा बात है, ये जो NH3 है नाइट्रोजन के बाद बाबू ये क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना होता है 7। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे क्या होगा 1s2, 2s2 क्या होगा 2p, यहां पे क्या होगा, यहां पे 3 हो जाएगा। यानी इस नाइट्रोजन के पास बाबू बाह्यतम कक्षा में कौ गो इलेक्ट्रॉन है, 5 गो इलेक्ट्रॉन है। इस नाइट्रोजन के पास बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो कहिएगा 5 गो इलेक्ट्रॉन है। यानी ये हमने नाइट्रोजन बना दिया, और नाइट्रोजन के साथ साथ हमने क्या किया, 5 गो इलेक्ट्रॉन बना दिया, 1 2 3 और यहाँ पे 4, और यहाँ पे हमने क्या किया, 5 गो इलेक्ट्रॉन को बना दिया, ठीक है। ये हमने क्या किया, 5 गो इलेक्ट्रॉन को बना दिया। अब बाबू यहाँ पे याद रखना है कि ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन पे क्या होता है, हाइड्रोजन का एक होता है ना, है ना, हाइड्रोजन का एक होता है, तो आप कहिएगा 1s1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1s1 हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन है कितना, तो आप कहिएगा 3 गो है। तो हमने क्या किया कि ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन पे क्या गो है, एगो है ना। हमने यहाँ पे हाइड्रोजन बना दिया, इस हाइड्रोजन पे कितना है, एगो है, ठीक है। ये हाइड्रोजन पे कितना है, एगो है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पे कितना इलेक्ट्रॉन है, तो एगो इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे क्या है, 2 गो इलेक्ट्रॉन है। सुनिएगा अभी समझ में आ जाएगा, सबसे हल्का लिए उसके बाद से समझाएंगे। बाबू अगर हम NH4 प्लस ले तो ये मिल के कैसे बना है, जैसे NaCl कैसे बनता है, तो बाबू ये NaCl किस प्रकार से बना है, तो आप कहिएगा Na पे प्लस और Cl माइनस से मिलकर हमारा NaCl बना है। उसी प्रकार से हमारा ये NH4 प्लस कैसे बना है, तो NH3 प्लस H प्लस से मिलकर ये बना हुआ है। सुनिएगा, तो अगर हम इस नाइट्रोजन को ले तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो हमने क्या किया 7 लिख दिया। और इसके बाह्यतम कक्षा में देखिए इलेक्ट्रॉन कितना है, तो बाबू आपको पता है ना 5 गो इलेक्ट्रॉन होता है। हमने क्या किया 5 गो इलेक्ट्रॉन बना दिया। कैसे बनाया, यहां पे ध्यान रखिएगा, ये हमारा नाइट्रोजन का क्या है, पहला है, ये हमारा दूसरा है, ये हमारा तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये हमारा चौथा इलेक्ट्रॉन, ये हमारा पांचवा। हमने नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन ले लिया। बाबू ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने होते हैं, हाइड्रोजन एक होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, यानी इसके अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। हमने क्या किया कि इस हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, है ना। अब बाबू यहां पे ध्यान रखना है, अब सुनिएगा, यहां पे देखिएगा कि अब नाइट्रोजन को अस्थायी होने के लिए 3 गो बॉन्ड मतलब 3 गो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, क्योंकि नाइट्रोजन के पास कितना है, 5 गो है, इसको अस्थायी होने के लिए 3 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए। और ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन को अस्थायी होने के लिए 1 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि बाबू ये एस कक्षा होता है ना, जिसमें मैक्सिमम 2 गो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अगर 2 गो भरा है तो क्या होगा, अस्थायी होगा। आपको पता है ना, तो बाबू इसमें क्या है, देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन इस पे लिख दिया। अब देखिए क्या होगा कि नाइट्रोजन का जो एगो होगा ना, ये इसके साथ साझेदारी कर लेगा। तो देखिए हाइड्रोजन के पास एगो है और एगो के साथ साझेदारी कर लिया, क्या हो गया, हाइड्रोजन को 2 गया हो गया, ये क्या हो गया, अस्थायी हो गया। अब बाबू ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस नाइट्रोजन के इस अणु से क्या करेगा, इस नाइट्रोजन के बाबू याद रखना इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा बाबू, यहां पे साझा कर लेगा। ये भी हाइड्रोजन क्या हो गया, अस्थायी हो गया। अब क्या करेगा, ये भी बॉन्ड बना लेगा, ये भी क्या होगा, अस्थायी हो जाएगा ना बाबू। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 2 गो, हाइड्रोजन के पास 2 गो, हाइड्रोजन भाई क्या हो गया, अस्थायी हो गया। अब देखिए नाइट्रोजन किस प्रकार से अस्थायी होगा, नाइट्रोजन के पास 2 3 4 5 गो इलेक्ट्रॉन है। अब 5 गो इलेक्ट्रॉन है और सबसे एक गो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो बाबू क्या हो जाएगा, 8 गो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। यानी ये क्या किया, इलेक्ट्रॉनों का साझा करके ये क्या हो गए, अस्थायी हो गए। लेकिन बाबू हमने सिर्फ NH3 बनाया, अभी क्या है, H प्लस है बाबू, यहाँ पे क्या है, H प्लस है। अब सुनिएगा H प्लस का मतलब क्या होता है कि जो हाइड्रोजन के पास एगो इलेक्ट्रॉन है ना, वो भी दान दे दिया है।
प्लस का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनों को दान देना। यानी सुनिएगा कि यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन के पास H प्लस का मतलब क्या, हाइड्रोजन का होता है एगो, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं 1s1। यानी जो इसके पास एगो इलेक्ट्रॉन है ना, ये भी दान दे दिया है, तभी इस पे क्या लगा हुआ है प्लस। यानी इसको अस्थाई होने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ना एगो, इसको भी क्या कर दिया है, दान दे दिया है, यानी इस पे 0 है। यानी इसको अस्थाई होने के लिए 2 गो इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। यानी ये जो H है ना, इसको अस्थाई होने के लिए बाबू, ये जो H प्लस है, इसको अस्थाई होने के लिए 2 गो इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो कहेगा क्या, ए नाइट्रोजन भाई, ऐसे बोलेगा कि जो आपके पास ये 2 गो नाइट्रोजन पड़ा है ना फालतू का, ये जो आपके पास 2 गो नाइट्रोजन पड़ा है ना फालतू का, वो आप हमको दे दीजिए, वो आप हमको दे दीजिए और हमारे साथ आप बॉन्ड बना लीजिए। ये आप क्या करिए, हमको दे दीजिए। तो जब 2 गो इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा तो क्या होगा, ये भी अस्थाई हो जाएगा। और ये क्या कर रहा है बाबू, एक तरफा बाबू इलेक्ट्रॉन को दान दे रहा है। सुनिएगा, यहां पे जो नाइट्रोजन के पास 2 गो है ना इलेक्ट्रॉन, ये एक तरफा दान दे रहा है हाइड्रोजन को, ये ले नहीं रहा है इससे। लेगा फिर तो कौ गो हो जाएगा बाबू, इसके पास है ही कहां कि लेगा। और भिखारी से जाके आप खुद कहिएगा कि हमको भिक्षा दे, तो वो कहां से देगा बेचारा, है ना। तो इसके पास तो खुद इलेक्ट्रॉन नहीं है एक भी। तो ये क्या करेगा कि जो नाइट्रोजन के पास 2 गो इलेक्ट्रॉन है ना, ये कहेगा कि हमको दे दीजिए। और यहां पे जो बॉन्ड बनता है ना, ये बॉन्ड होता है प्यारे बच्चों क्या, उप सहसंयोजन बॉन्ड। यहां पे ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, यहां पे ये जो बॉन्ड होगा क्या होगा, यहां पे ध्यान रखना है उप सह, यहां पे याद रखना है संयोजी बॉन्ड होता है। ये जो बॉन्ड बनेगा ना उप संयोजी, यहां पे क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। बाबू बता दीजिए यहां पे बॉन्ड, ये जो बॉन्ड बना बाबू ध्यान में रखिएगा, है ना, ये जो बॉन्ड बना, ये जो बॉन्ड बना बाबू ध्यान में रखना है, ये जो बॉन्ड बना, ये जो बॉन्ड बनता है ना, यही होता है उप संयोजी बॉन्ड। समझिएगा, अभी 2 गो देंगे ना, उसके बाद से क्लियर हो जाएगा कि उप संयोजी बॉन्ड क्या होता है। 2 गो एग्जांपल देंगे ना, आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। 2 गो एग्जांपल देंगे, सुनिएगा बाबू। यहां पे NH4 प्लस कैसे बना, तो NH3 प्लस H4 से बना। बाबू NH3 को हमने कहा कि ये किस प्रकार से अस्थाई हुआ, लेकिन इसके पास 2 गो इलेक्ट्रॉन है ना, हाइड्रोजन को क्या चाहिए, 2 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कहेगा नाइट्रोजन भैया हमको आप अपना 2 गो इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा नाइट्रोजन, ये एक तरफा क्या करेगा, ये साझेदारी नहीं कर रहा है, एक तरफा साझेदारी कर रहा है कि लो तुम ही रख लो, हमको नहीं चाहिए, है ना बाबू। यहाँ पे एक तरफा साझेदारी होती है, इसमें जो बॉन्ड बनता है क्या बनता है, उप सहसंयोजी बॉन्ड बनता है। इतना आप लोग क्लियर रखिएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया, नहीं समझ में आया होगा कोई बात नहीं, दूसरा जो है ना, दूसरा में हम यहाँ पे आपको समझा देंगे, क्लियर करा देंगे, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे अगर हम ले NH3, अगर हम एक एग्जांपल दे बाबू, बनाइएगा आप लोग, NH3 और BH3 लेते हैं, ठीक है। यहां पे ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या लेंगे, हम लोग लेंगे क्या NH3, है ना, NH3 लेते हैं और यहां पे क्या लेते हैं, BH3 लेते हैं, ठीक है, BH3 लेते हैं। तो बाबू जो हमारा NH3 है, NH3 तो यही है ना बाबू, नाइट्रोजन के पास यहां पे देखिए जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 गो है। तो हमने क्या किया, यहां पे नाइट्रोजन बनाया और नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है ना, यहां पे बना रहे नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में, है ना, यहां पे बना रहे नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में, ये क्या है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में 5 गो इलेक्ट्रॉन है। आप क्या करिए, 5 गो इलेक्ट्रॉन भरिए। यहां पे क्या होगा, 1 गो इलेक्ट्रॉन, 2 गो इलेक्ट्रॉन, 3 गो इलेक्ट्रॉन, 4 गो इलेक्ट्रॉन, और यहां पे क्या हो जाएगा बाबू, 5 गो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है, 5 गो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहां पे क्या होगा, 5 गो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या होगा, 5 गो इलेक्ट्रॉन हमारा हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब बाबू यहाँ पे H3 है, तो ये तो NH3 जो हमने ये निकाला है सेम टू सेम उसी प्रकार से होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक होता है। तो बाबू यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा हाइड्रोजन है, तो इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ये भी हाइड्रोजन है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ये भी हमारा जो हाइड्रोजन है इसके पास भी क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये क्या करेगा, ये जो प्रोसेस है वही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी NH3 है, ये जो प्रोसेस हो रहा है वही होगा। जैसे यहाँ पे क्या करेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा कि एक नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा, इसके साथ साझा कर लेगा, इसके साथ साझा कर लेगा। तो हाइड्रोजन के पास 2 गो हो गया, इस हाइड्रोजन के इस हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी 5 गो है, और हाइड्रोजन 3 गो है, तीनों के पास एक एक गो है। तो 5 गो प्लस 3 गो क्या हो गया, 8 गो हो गया। ये तो बबुआ अस्थाई हो गया, ये तो हमारा अस्थाई हो गया। अब उसके बाद से क्या लेते हैं, BH3 लेते हैं। सुनिएगा यहाँ पे सभी बच्चे, यहाँ पे क्या लेते हैं, BH3 लेते हैं।
क्या लेते हैं BH3। बोरोन का कितना होता है 5 होता है। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा 1s2 2s2 और 2p कितना होगा बाबू 1 होगा। 2p कितना होगा बाबू 1 होगा। 5 होता है ना तो 2 2 4 1 5 यानी अंतिम कक्षा में बोरोन के कितने इलेक्ट्रॉन है तो बोरोन के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कितना 3 गो। यानी अगर हम यहाँ पे बोरोन लिखे तो बोरोन में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बाबू हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 गो इलेक्ट्रॉन 2 गो इलेक्ट्रॉन 3 गो इलेक्ट्रॉन। ठीक है उसके बाद से क्या है बाबू यहाँ पे H3 है ना H3 है ना तो इसके पास भी क्या होगा ध्यान में रखिएगा इसके पास भी बाबू हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के पास क्या है 1 गो इलेक्ट्रॉन है। इस हाइड्रोजन के पास क्या है बाबू ध्यान में रखना है 1 गो इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या करेगा इसके साथ साझा कर लेगा इसके साथ साझा कर लेगा है ना इसके साथ क्या करेगा साझा करेगा। एक मिनट यहाँ पे आपको क्लियर हो गया इतना है ना। तो अब देखिए तीन यहाँ पे 3 गो है 4 5 और यहाँ पे को मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इसको छोड़ दीजिए ये वाला नहीं रहेगा। ठीक है अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों क्योंकि बी के पास कितना इलेक्ट्रॉन है तो देखिए बी के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 2 1 3 1 गो 2 गो 3 गो। यहाँ पे क्या होगा हाइड्रोजन भी 3 गो है तो इसके पास भी क्या है इलेक्ट्रॉन है तो ये साझा कर लिया। तो देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो क्या हो गया आपस में क्या हो गया बाबू तो हाइड्रोजन जो हो गया ना इसको 2 गो इलेक्ट्रॉन मिल गया अस्थाई हो गया ये भी अस्थाई हो गया ये भी अस्थाई हो गया। बोरॉन के पास ऑलरेडी 3 गो है और 3 गो मिल गया कितना हो गया 6 गो हो गया। इसको कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी 2 गो इलेक्ट्रॉन की। बोरॉन को अस्थाई होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी आप कहिएगा 2 गो। तो ये क्या करेगा ना ये आएगा किसके पास नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन के पास बाबू फालतू का 2 गो इलेक्ट्रॉन है ना ये क्या करेगा कि बोलेगा कि जो 2 गो इलेक्ट्रॉन है ना आप हमको दे दीजिए जो 2 गो इलेक्ट्रॉन है ना वो आप हमको दे दीजिए और यही जो बॉन्डवा बनता है ना यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है यही क्या कहलाता है उप सहसंयोजी है ना। उप यहाँ पे याद रखना है कि सहसंयोजी है ना। उप सह यहाँ पे क्या हो जाएगा उप सह यहाँ पे याद रखना है उप सह उप यहाँ पे क्या होगा सह संयोजी बॉन्ड हो जाएगा है ना। उपसह संयोजी बॉन्ड यही होता है। उपसह संयोजी बॉन्ड क्या होता है यही होता है जिसमें क्या होता है मतलब इलेक्ट्रॉन के युग्म के बीच क्या होता है एक तरफा साझेदारी होता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना ये क्या कर रहा है एक तरफा साझेदारी कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चे एक तरफा साझेदारी कर रहा है तो ये क्या कहलाता है ये जो बॉन्ड होता है क्या होता है उप सहसंयोजी बॉन्ड यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। यहां तक आपको क्लियर है बताइए यहां तक बच्चे आपको क्लियर है। बाबू नेटवर्क इशू कुछ भी नहीं है नेटवर्क इशू नहीं है आप में हो सकता है हमारा पूरा एक्सीलेंट है। ठीक है इतना क्लियर हो गया। एक और एग्जाम्पल दे क्या आप बना सकते हैं एक और एग्जाम्पल दे सभी बच्चे यस बोलिए क्योंकि आप ही का इंतजार है यहाँ पे आप ही का इंतजार है मेरे बच्चे। एक बार यस तो बोलिए उसके बाद से हम बताते हैं। एक बार बोलिए बोलिए फटाफट से यस। अब देखिए एक और देते हैं यहाँ पे उप सहसंयोजी बॉन्ड में आपको एक एग्जांपल देते हैं आप निकाल के बताइए। हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे आप निकालिए। हम देते हैं यहाँ पे क्या NH3 है ना NH3 और यहाँ पे हम ले लेते हैं BF3 है ना। NH3 और कितना BF3 बाबू आप निकालिए। अमोनिया का तो आपको पता है यहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है नाइट्रोजन में सुनिएगा ये जो हमारा नाइट्रोजन है बाबू नाइट्रोजन में अंतिम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 गो इलेक्ट्रॉन होते हैं कितना 5 गो। तो यहाँ पे 1 गो इलेक्ट्रॉन 2 गो इलेक्ट्रॉन 3 गो इलेक्ट्रॉन 4 गो इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे क्या हो गया 5 गो इलेक्ट्रॉन हो गया। हाइड्रोजन के पास एक होता है तो हम क्या लिखेंगे बाबू यहाँ पे एगो हाइड्रोजन है तो यहाँ पे एगो इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का क्या होगा यहाँ पे एगो इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा। अब बाबू इसमें क्या होगा अब सुनिएगा अब इसमें क्या करेगा ये बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन को अस्थायी होने के लिए 2 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये नाइट्रोजन से साझा करेगा ये क्या करेगा बाबू इससे साझा करेगा और ये क्या करेगा इससे साझा करेगा जिससे क्या होगा हाइड्रोजन अस्थायी और नाइट्रोजन अस्थायी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है बोरोन बोरोन का कितना होता है 5 बी का कितना होता है 5। अब 5 के लिए हमने निकाला क्या निकाला 1s2 निकाला 2s2 निकाला फिर क्या निकाला 2p1 यानी बाबू यहाँ देखिए इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है आप बताइए। इसके जो बाह्यतम कक्षा है बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 5 है ना सॉरी 3। तो बाबू यहाँ पे जो हमारा ये बोरोन है यहाँ पे ये जो हमारा बोरोन है सुनिएगा ये जो हमारा बोरोन है थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं ठीक है। ये जो हमारा बोरोन है सुनिएगा
अब ये जो हमारा बोरॉन है बाबू, तो बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? तो आप कहिएगा बोरॉन के पास गुरुजी 3 गो इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे एगो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एगो इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एगो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बाबू क्या है? फ्लोरीन है, एफ है फ्लोरीन। तो बाबू फ्लोरीन का कितना होता है? आप कहिएगा 9 होता है। तो निकालिएगा तो क्या होगा? 1s2 2s2 क्या होगा? 2p, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? 5 हो जाएगा। तभी तो बाबू ये 9 होगा ना। तो इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? तो 5 दू 7 गो इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना बाबू। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? तो आप कहिएगा 5 दू 7 गो इलेक्ट्रॉन हो गया गुरुजी। कितना कहिएगा? 5 दू 7 गो इलेक्ट्रॉन हो गया। तो बाबू हम क्या कर देते हैं? 7 गो इलेक्ट्रॉन। इसको अस्थायी होने के लिए ये मान लेते हैं फ्लोरीन है, फ्लोरीन के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 गो। हम दे देते हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7। यानी इसको अस्थायी होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? आप कहिएगा गुरुजी एगो इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। इसको अस्थायी होने के लिए एगो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बाबू हम क्या करेंगे? यहां पे क्या करेंगे? फ्लोरीन लिखेंगे। और फ्लोरीन को अस्थायी होने के लिए, क्योंकि फ्लोरीन के पास कितना होता है आपको पता है ना, ये कितना होता है? 7 गो होता है। तो हम यहाँ पे 7 गो इलेक्ट्रॉन भी बना देते हैं ताकि आपके लिए आसान हो। सुनिएगा, यहाँ पे एगो इलेक्ट्रॉन, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, है ना। फिर यहाँ पे भी फ्लोरीन है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है? फ्लोरीन है। यहाँ पे भी क्या है प्यारे बच्चों? फ्लोरीन है ना। यहाँ पे भी क्या है? फ्लोरीन है, क्योंकि फ्लोरीन की संख्या देखिए कितना है? 3 गो है। तो यहाँ पे भी फ्लोरीन है। सुनिएगा, अब यहाँ पे भी फ्लोरीन है, यहाँ पे भी क्या है? फ्लोरीन है, ठीक है। और फ्लोरीन में अंतिम कक्षा में आपने कहा कि 7-7 गो इलेक्ट्रॉन होता है। एक गो इलेक्ट्रॉन, 2 गो इलेक्ट्रॉन, 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, ठीक है। इसके पास भी क्या होगा? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो। ये 7 गो कैसे आया? क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब बाबू यहाँ पे एक बात आप लोग समझिएगा कि ये क्या करेगा? फ्लोरीन अगर ये बोरोन से बाबू क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा। तो एक बात बताइए, 7 गो इसके पास था और बाबू एगो बोरोन का इसका मिल जाएगा तो कितना गो हो जाएगा? 8 गो हो जाएगा। फ्लोरीन का काम खत्म, फ्लोरीन अस्थाई। 7 गो ऑलरेडी है, बोरोन से साझेदारी करेगा तो 8 गो इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएगा, कहानी खत्म। अब फ्लोरीन के पास 7 गो है, फिर इससे ये बॉन्ड बनाएगा तो बाबू इसके पास फ्लोरीन के पास 8 गो हो जाएगा। फ्लोरीन क्या हो गया? अस्थाई हो गया। अब बाबू बोरोन के पास यहाँ क्या हो? एगो है और यहाँ पे क्या किया? फ्लोरीन मतलब क्या किया? इसके साथ बॉन्ड बना लिया। तो फ्लोरीन के पास 6 गो है, 7 गो है, एगो मिल गया 8 गो। यानी हाँ, यहाँ पे जो फ्लोरीन है वो तो अस्थाई हो गया। अब बाबू मतलब यहाँ पे जो बोरोन है इसके पास कितना बचा? तो ये जो हमारा बोरोन है इसके पास ऑलरेडी पहले कौ गो है? 3 गो इलेक्ट्रॉन है। और 3 गो है, साझेदारी किया है 3 गो से, तो बाबू इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6 गो हो गया। लेकिन अभी भी इसको क्या चाहिए? 2 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी भी इसको 2 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बाबू ये जो नाइट्रोजन के पास 2 गो इलेक्ट्रॉन है ना, इससे बोलेगा क्या कि आप मेरे साथ साझेदारी कर लीजिए। और ये जो साझेदारी होगा ना, ये जो साझेदारी होगा इसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू? तो उप सहसंयोजन बॉन्ड, है ना। उप यहां पे याद रखना है कि सह यहां पे क्या हो जाएगा? संयोजी बॉन्ड। उप सह संयोजी क्या होगा? बॉन्ड होगा। यानी कोऑर्डिनेशन क्या होगा बाबू? बॉन्ड होगा। इसी को क्या कहेंगे? उप सहसंयोजी बॉन्ड कहेंगे। देखिए इसमें डेफिनेशन क्या है कि इस प्रकार के आबंध में दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के युग्म के बीच एक तरफा साझेदारी हो रहा है। देखिए इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, बोरोन के पास ऊपर में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, लेकिन इसका ये क्या कर रहा है? एक तरफा यहाँ पे क्या नाइट्रोजन से क्या कर रहा है? बॉन्ड बना रही है। एक तरफा नाइट्रोजन के साथ क्या किया है? 2 गो इसका इलेक्ट्रॉन लिया है, जबकि इसके ऊपर में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। 3 गो जो इलेक्ट्रॉन था वो बाबू फ्लोरीन इससे बॉन्ड बना लिया है, लेकिन ऊपर में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था। एक तरफा ये नाइट्रोजन दिया हुआ है, तब जाके यह अस्थायी हुआ है। तो बाबू जिसमें क्या होता है? एक तरफा साझेदारी होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उप सहसंयोजी बॉन्ड कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बोरोन के पास बाह्यतम कक्षा में कितना है? देखिएगा 3 गो है। तो पहला यहां पे है देखिए, दूसरा यहां पे है, तीसरा इसके नीचे में नहीं है। लेकिन यहां पे क्या होता है? नाइट्रोजन से फिर भी ये 2 गो इलेक्ट्रॉन लेके क्या होता है? साझेदारी करता है। और यहां पे जो बॉन्ड बनता है वही क्या कहलाता है? उप सहसंयोजी बॉन्ड, है ना। उप यहां पे याद रखना है, उप सहसंयोजी बॉन्ड क्या होता है प्यारे बच्चों? उप यहाँ पे सह संयोजी बॉन्ड, है ना। उप सह संयोजी बॉन्ड होता है। उप सह संयोजी यहाँ पे क्या होता है? बॉन्ड होता है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि जो टाइप ऑफ बॉन्ड है वो आपको समझ में आ गया कि आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, है ना। आयनिक बॉन्ड क्या होता है बाबू? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है ना। सहसंयोजी बॉन्ड क्या होता है और उप सहसंयोजी बॉन्ड क्या होता है? इतना क्लियर है कि नहीं? एक बार बता दीजिए तब आगे बढ़ा जाए। इतना क्लियर है? एक बार बताइए सभी बच्चे। राजू पांडे,
नरेंद्र बाबू यही सब आपको ऑर्गेनिक में मजबूत बनाएगा और इस चैप्टर में आपको मजबूत बनाएगा। भागिए मत बाबू, पहले बता रहे हैं, यही सब आपको मजबूत बनाएगा। अभी देखिएगा क्लास खत्म होते ना आप बहुत कुछ सीख जाएंगे यहाँ पे। इतना क्लियर हो गया? सभी बच्चे यस बोलिए। क्लियर है तो सभी बच्चे बोलिए। आयुष गुप्ता, नरेंद्र कुमार कुशवाहा, बहुत बढ़िया। क्लियर हो गया ना बाबू? चलिए, जब क्लियर हो गया तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्या बाबू, अब बढ़ते हैं उपसंयोजन संयोजन यौगिक पे। ठीक है बाबू, एक बात बताइए, यहाँ पे अभी उपसंयोजन संयोजन यौगिक पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे पहले आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। देखिए बाबू, हमारा जो आयन होता है कितने प्रकार के होता है? आप कहिएगा 2 प्रकार का होता है। पहला हम लिख देते हैं क्या? सरल आयन। ठीक है, हमारा क्या होता है? सरल आयन, है ना। सरल आयन का मतलब क्या हो गया? सरल आयन, सरल आयन का मतलब क्या होता है बाबू? जैसे हमारा हो गया ये NaCl, है ना, NaCl है, हमारा क्या हो गया? KCl हो गया, हमारा क्या हो जाएगा? MgCl2 हो जाएगा। ये सब क्या है? सरल आयन है। किस प्रकार से है? क्योंकि देखिए जब भी आप क्या करिएगा ना, ध्यान रखिएगा कि अगर आप NaCl को, सुनिएगा सभी बच्चे, कि अगर आप NaCl को जल में घोलेंगे, चाहे KCl को जल में घोलेंगे, सुनिएगा सभी बच्चे, पहले बता रहे हैं यहाँ पे क्या, अगर आप इसको जल में घोलिएगा, इसको भी क्या होगा? जल में घोलिएगा, इसको भी क्या होगा? जल में घोलिएगा, तो इस सब का कण कण बिखर जाएगा। यानी NaCl जब जल में घुलेगा तो क्या होगा? Na पे प्लस हो जाएगा, अब प्लस Cl पे माइनस हो जाएगा। कहिएगा हाँ, इसका कण कण बिखर गया, है ना, इसका बोटी बोटी टूट जाता है उसमें जैसे ही जल में डालते। अब बाबू KCl पे क्या हो गया? K पे प्लस हो गया और Cl पे क्या हो गया? माइनस हो गया, इसका भी बोटी बोटी बिखर गया। MgCl2 का क्या होता है? तो प्यारे बच्चों Mg पे प्लस होता है और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2Cl माइनस होता है। बाबू आप बोलिएगा हाँ, ये इस प्रकार से होता है। यानी ये क्या हो गया? कण कण बिखर गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सरल आयन कहेंगे, सरल आयन कहेंगे। अब एक आता है बाबू क्या? जटिल आयन। सुनिएगा यहाँ पे, अब एक आता है जटिल आयन। ठीक है, अब एक आता है क्या? जटिल आयन, है ना। अब एक आता है क्या? जटिल आयन। अब जटिल आयन हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या? हम लोग देख लेते हैं क्या? K4 है ना, Fe है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? Cn हम यहाँ पे लिख देते हैं 6। ये क्या है? हमारा जटिल आयन है। और इस चैप्टर में आपको इसी प्रकार से सारा उपसंयोजन संयोजन यौगिक मिलेगा। ये हमारा सरल आयन है जिसको हमने जल में घोला तो क्या हुआ? इसका कण कण पूरा का पूरा क्या हुआ? बिखर गया। लेकिन अब ये क्या है? हमारे पास एक जटिल आयन है। क्या है बाबू? ध्यान में रखिएगा कि ये हमारे पास क्या है? एक जटिल आयन है। क्या है? हमारे पास एक जटिल आयन है। जब हम इस जटिल आयन को, देखिए ये हमारा जटिल आयन है क्या? K4, है ना। उसके बाद से यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये हमारा Fe हो गया और ये हमारा Cn, और यहाँ पे क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक है, जब हम इस जटिल आयन को जल में घोलेंगे तो क्या होगा? सुनिएगा, जब हम इस जटिल आयन को, जब हम इस जटिल आयन को क्या करेंगे? जल में घोलेंगे। ठीक है, जब हम इस जटिल आयन को क्या करेंगे बच्चे? अब हम इसको क्या कर रहे हैं कि जल में घोल रहे हैं। ठीक है, अब हम इस जटिल आयन को क्या कर रहे हैं? जल में घोल रहे हैं। तो ठीक है बाबू, यहां पे आपको हमने क्या पढ़ाया था कि जो पोटेशियम होता है के पे क्या होता है? एगो प्लस होता है। तो बाबू यहां पे क्या लिखेंगे? यहां पे 4 गो पोटेशियम है ना, तो जब एगो पोटेशियम पे एगो प्लस, तो 4 गो पोटेशियम है तो कौ गो प्लस? 4 के प्लस हो जाएगा। किसमें टूटेगा? ये 4 के प्लस में टूटेगा। सुनिएगा, 4 के प्लस में टूटेगा। जब एगो पोटेशियम पे एगो प्लस होता है तो बाबू कितना पोटेशियम है? 4 गो, तो 4 गो पोटेशियम पे क्या होगा? 4 के प्लस में टूट गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? फिर प्लस होगा। अब बाबू ये जो हमारा होता है ना, ये हमारा होता है ना, ये जो कोष्ठ के अंदर रहता है, ये अपने अस्तित्व को बचा के रखता है। ये इसमें से कुछ भी नहीं टूटेगा ना। देखिएगा यहाँ पे Fe टूटेगा ना, ये Cn टूटेगा ना, ये 6 टूटेगा। भले यहाँ पे 4 गो प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा? 4 माइनस लग जाएगा। तो बाबू यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा जटिल आयन होता है, जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है प्यारे बच्चों, ये अपने अस्तित्व के बना के रखता है। बाबू यहाँ पे जो हमारा K4 है ये तो टूट गया, लेकिन ये जो बॉक्स में रहता है ना, कभी नहीं टूटता है, कभी अपने आप को बिखरने नहीं देगा। वहीं अगर NaCl, KCl, MgCl2 ये सब को रखिएगा ना, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? बिखर जाते हैं। इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना, है ना। ये सब क्या होते हैं? बिखर जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको करिएगा, जैसे यहाँ पे याद रखना है K3FeCN6 है ना। अगर हम यहाँ पे क्या ले? K3, और यहाँ पे क्या ले बाबू? यहाँ पे एक और लेते हैं, Fe क्या है, और यहाँ पे क्या है? Cn है और 6 है। ठीक है, अब जब हम इसको जल में घोलेंगे ना,
जब हम इसको जल में घोलेंगे तो बाबू एगो के प्लस पे, के पे क्या होता है, एगो प्लस होता है। तो जब एगो के पर एगो प्लस, तो यहाँ पे के की संख्या कितनी है, 3 गो है, तो यहाँ पे 3 गो के पे क्या होगा, 3 गो प्लस, यानी 3k प्लस हो जाएगा। अब प्लस बाबू क्या ये इतना टूटेगा, आपसे अगर हम आपसे पूछना चाहें कि क्या ये Fe6 टूट सकता है, तो आप कहिएगा नहीं, क्योंकि ये जटिल आयन है, अपने अस्तित्व को बचा के रखता है, टूटने नहीं देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ज्यों का त्यों रहेगा, क्या होगा Fe, और यहाँ पे क्या होगा CN6, और यहाँ पे क्या होगा 3 माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 प्लस है तो इसमें से 3 माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है कि अपने आप को टूटने नहीं दे रहा है, तो ये क्या कहलाता है, जटिल आयन कहलाता है। ठीक है, जटिल आयन कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब सुनिएगा एक बात हमसे, अब यहाँ पे सुनिएगा बाबू, यहाँ पे क्या है हमारा K4 है ना, K4, और यहाँ पे क्या था बाबू, ध्यान में रखिएगा Fe, और यहाँ पे क्या है CN है ना, और यहाँ पे क्या है बाबू 6 है, K4FeCN6। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक उप संयोजन यौगिक है, ये हमारा क्या है, उप संयोजन यौगिक है, जिसमें ध्यान में रखना है बाबू, यहाँ पे K4 को हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा होता है आयन, आयन होता है, इसको बोलते हैं काउंटर आयन, है ना, ये हमारा होता है क्या, काउंटर आयन, है ना, ये हमारा होता है K4 जो है आयन होता है, जिसको कहा जाता है काउंटर आयन। और बाबू ये जो Fe होता है ना, ये क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु, यानी सेंट्रल मेटल्स और एटम्स होता है। सुनिएगा, अभी अभी आपको पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। ये जो हमारा Fe होता है, यानी जिसके साथ लिगेंड जुड़ा होता है ना, Cn क्या है हमारा, तो ये होता है हमारा लिगेंड्स, है हमारा क्या होता है, तो आप कहिएगा क्या होता है, लिगेंड होता है, क्या होता है, लिगेंड। Cn क्या हो गया, लिगेंड्स हो गया, और Fe क्या होता है, सेंट्रल मेटल्स एटम्स होता है, केंद्रीय धातु परमाणु, और केंद्रीय धातु परमाणु के साथ ही क्या होता है, लिगेंड्स जुड़ा होता है, और जो बाबू कोष्ठ के बाहर रहता है वो क्या कहलाता है, काउंटर आयन, यानी एक प्रकार का क्या है, आयन है ना, क्या है, ये उप आयन होता है, यानी ये क्या होता है, हमारा आयन होता है। और जो बाबू ध्यान में रखना है कि जो हमारा Fe है ना, जिसके साथ लिगेंड जुड़ा हुआ है, यानी जिसके साथ हमारा क्या है, Cn एगो लिगेंड्स है, और जिसके साथ लिगेंड जुड़ा होता है उसे केंद्रीय धातु परमाणु, यानी क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल्स एटम्स के नाम से उसको जानते हैं। इतना क्लियर हो गया। अभी अभी डिटेल में होगा, लेकिन आप लोग पहले इतना तो समझिए। अगर हम इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना चाहें तो बाबू ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार से निकलता है, तो पोटेशियम, पोटेशियम का क्या होता है, 1 होता है। अरे बाबू नेटवर्क स्लो नहीं है मेरे बच्चे, पोटेशियम का कितना होता है बाबू, आपको पता है 1 होता है। तो आप कैसे निकालिएगा, पोटेशियम का 1 होगा, है ना, पोटेशियम का क्या होगा मेरे बच्चे, तो आप कहिएगा गुरुजी ये पोटेशियम है तो 1, इसमें गुणा क्या कर रहा है, तो आप कहिएगा 4 गुणा कर रहा है, प्लस है तो प्लस। बाबू कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है ना, तो सेंट्रल मेटल्स एटम्स का, यानी ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है, इसका ऑक्सीकरण संख्या निकलता है, और जिसका निकलता है उसको हम लोग मान लेते हैं x। ठीक है, फिर देंगे प्लस, है ना। Cn क्या है, एक उदासीन लिगेंड है, जिसका क्या होता है, -1 होता है। ये हम सारी चीजें आपको पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आप तो समझिए। और इसमें गुणा क्या कर रहा है, 6, अब बराबर को उधर क्या होगा 0। ठीक है, तो बाबू यहाँ पे क्या होगा, 4 में 1 से गुणा होगा 4, प्लस है तो प्लस, x है तो x, है ना, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, 1 में 6 से गुणा होगा क्या होगा, -6, बराबर को उधर क्या होगा 0, यानी 4 + x - 6 बराबर को उधर क्या हो गया 0। तो बाबू यहाँ पे एक बात बताइए कि अगर आपसे x का वैल्यू पूछेगा, ये माइनस में बराबर को उधर जाएगा प्लस में, वो प्लस में क्या होगा माइनस में, यानी x = क्या आ गया 2। यानी इसको दर्शाया कैसे जाता है, तो रोमन संख्या यहाँ पे इस प्रकार से, यानी इस पे क्या होता है कि ऑक्सीकरण संख्या निकलता है, यानी इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, तो बाबू याद रखना है K4FeCN6 का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि आपके एग्जामों में पूछा गया है। अब इसकी संरचना की बात करें, ये जो संकुलन है इसकी संरचना, तो देखिए यहाँ पे क्या है, Fe तो हमारा है, Fe के साथ कितना Cn जुड़ा हुआ है, तो कहिएगा 6 गो Cn जुड़ा हुआ है। Fe के साथ कितना Cn जुड़ा हुआ है, देखिए एगो Cn, है ना, एगो Cn, देखते रहिए आप लोग। यहाँ पे क्या होगा, कितना Cn, एगो Cn, है ना, ये हमारा हो गया Cn, है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, एगो हमारा ये Cn हो गया, है ना, एगो हमारा क्या हो गया, ये Cn हो गया 2 गो, और ये हमारा क्या हो गया 3 गो Cn हो गया, है ना, कितना हो गया 3 गो Cn, और ये हमारा हो गया क्या 4 गो Cn, और ये हमारा हो गया क्या 5 गो Cn, है ना, ये n है, ठीक है, n है ना।
और ये हमारा कोगो हो गया 6 गो CN हो गया। बाबू देखिए CN पे क्या होता है, यहाँ पे ध्यान में रखना है कि CN पे कितना होता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस, 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 यहाँ पे माइनस। तो बाबू Fe का ऑक्सीकरण संख्या कितना था, तो आप कहिएगा Fe का ऑक्सीकरण संख्या था 2, यानी यहाँ पे कौ गो माइनस है, तो माइनस 6 गो है, तो 6 में से 2 गो निकाल दीजिएगा, कितना बचेगा 4 गो। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा जाता है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, +4 लिखा गया है। इस पे कितना लिखा गया है, +4 लिखा गया है। यहाँ पे -4 लिखा गया है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, -4। क्योंकि बाबू यहाँ पे याद रखना है कि 6 गो माइनस ना है, अब प्लस में कौ गो था 2 गो, तो यहाँ पे -4, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, -4 लिखा गया। अगर यहाँ पे K3 होता तो K3 का ऑक्सीकरण संख्या आप निकालिए बाबू, 1 गुणे क्या हो जाएगा 3 + x - 6 = क्या होगा 0, यानी x = कितना निकलेगा 3, है ना। तो जब 3 निकलेगा तो बाबू जब 3 होगा तो इसमें हम लोग अगर यहाँ पे मान लेते कि Fe का ऑक्सीकरण संख्या 3 आता है, तो जब 3 आता है तो बाबू -6 में से क्या करेंगे, +3 घटाएंगे तो क्या होगा, हमारा 3 आएगा माइनस का। और देखिएगा यहाँ पे हमने क्या लिखा है, -3 लिखा हुआ है। तो बाबू ये इसी प्रकार से लिखा जाता है यहाँ पे, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, बताइए क्लियर हो गया। एक बार बताइए आप सभी बच्चे, क्या क्लियर हुआ, इतना इतना क्लियर हो गया, एक बार बताइए फिर आगे बढ़े हम। चले बहुत बढ़िया, इतना क्लियर हो गया सर। अब बढ़ते हैं बाबू क्या कि योगात्मक यौगिक। अब यहाँ पे फिर हम लोग चैप्टर का शुरुआत करते हैं। सुनिएगा यहाँ पे सबसे पहले कि योगात्मक यौगिक आखिर है क्या, है ना। योगात्मक यौगिक आखिर होता क्या है, तो बाबू दे देगा 2 या 2 से अधिक सरल लवण के एक निश्चित अनुपात में जुड़ने वाले यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, योगात्मक यौगिक कहते हैं। सुनिएगा बाबू यहाँ पे याद रखना है कि योगात्मक यौगिक आखिर होता क्या है, तो आप कहिएगा क्या कि 2 या 2 से अधिक सरल लवण के एक निश्चित अनुपात को जब जोड़ा जाता है ना, उससे जो बनने वाला यौगिक प्राप्त होगा वो हमारा होगा योगात्मक यौगिक। अब योगात्मक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं बाबू, 2 प्रकार के, जिसमें पहला होता है द्विक लवण, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है द्विक लवण। द्विक लवण क्या होता है, जो जब जब द्विक लवण का मतलब क्या, 2 सरल लवण से मिलके जो लवण बनता है उसे क्या कहते हैं, द्विक लवण कहते हैं। जैसे बाबू यहाँ पे याद रखना है, पहला क्या है द्विक लवण है, और दूसरा क्या है उप सहसंयोजन यौगिक या संकुलन यौगिक है, जिसको हम लोग क्या करना है, पढ़ना है, जिसके बारे में हमने क्या किया, इधर पढ़ा। अब इसके बारे में क्या करना है, पढ़ना है। यानी योगात्मक यौगिक क्या होगा कि 2 या 2 से अधिक सरल लवण के एक निश्चित अनुपात से जुड़ने पे जो यौगिक का निर्माण होता है बाबू, उसे कहते हैं क्या, योगात्मक यौगिक। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है क्या द्विक लवण, और दूसरा क्या होता है उप सहसंयोजन यौगिक, या इसे ही हम लोग संकुलन यौगिक कहते हैं। अब सुनिएगा द्विक लवण क्या होता है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है कि कौन द्विक लवण का उदाहरण है। बाबू ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कौन द्विक लवण का उदाहरण है। बाबू देखिए द्विक लवण क्या होता है कि ऐसे योगात्मक यौगिक जो केवल ठोस अवस्था में अस्थाई होते हैं, किंतु द्रव में घुलने पर अपने अवयवी भागों में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं, द्विक लवण का उदाहरण होता है। यानी वैसा यौगिक, सुनिएगा अब यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं बिल्कुल अच्छी से, यानी वैसा यौगिक जो क्या हो बाबू, ठोस अवस्था में ही क्या हो, अस्थाई हो, ठोस अवस्था में ही अपने आप को अस्थाई रखे, और जैसे ही जल में घोला जाए उसका कण कण बिखर जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विक लवण कहेंगे, है ना। बाबू क्लियर हो गया, एक बार बताइएगा, है ना। जैसे हम ले लेते हैं क्या, एगो कार्नेलाइट लेते हैं, कार्नेलाइट का क्या होता है, पहले होता है KCl, और उसके बाद से क्या होता है इनटू MgCl, है ना, MgCl2, है ना। उसके बाद से क्या होता है 6H2O, है ना, ये क्या होता है कार्नेलाइट, ठीक है। ये क्या होता है बाबू, कार्नेलाइट, है ना, क्या होता है कार्ने, यहाँ पे क्या होता है लाइट, इसका नाम क्या है कार्नेलाइट। बाबू यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो पूछेगा क्या कि द्विक लवण का उदाहरण कौन सा है, और ऑप्शन में रहेगा कार्नेलाइट। हमने क्या कहा, द्विक लवण उसे कहते हैं कि जो ठोस अवस्था में हो तो अस्थाई हो, और जैसे ही जल में घुले तो क्या हो जाए, कण कण बिखर जाए, वो क्या कहलाएगा, द्विक लवण कहलाएगा। हमने क्या कहा, वैसे योगात्मक यौगिक जो केवल ठोस अवस्था में क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं। यानी अगर ये ठोस अवस्था में है तो क्या है, अस्थाई है, और जैसे ही हमने क्या किया, जल में घोला। अब एक बात बताइए मेरे बच्चे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सभी मेरे बच्चे यहाँ पे एक बात बताएंगे, ये क्या है, कार्नेलाइट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आप लोग बताइएगा, ये किस किस चीज से मिलकर बना है, तो ये बना है KCl,
ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या मिला है, MgCl से मिलकर बना है MgCl2, अब प्लस यहाँ पे क्या 6H2O से मिलकर बना है। इतना आपको पता है ना कि ये जो हमारा कार्नेलाइट है जो द्विक लवण का उदाहरण है, इन इन चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो बाबू यहाँ पे KCl जो है, KCl को अगर आप तोड़िएगा तो क्या होगा, जैसे ही जल में डालिएगा तो K पे प्लस और यहाँ पे Cl पे माइनस, क्या हुआ, KCl का कण कण बिखर गया, ये अस्थाई नहीं रहा, है ना। अब बात आती है बाबू यहाँ पे MgCl का, तो Mg पे क्या होगा, Mg2 प्लस, है ना, Mg प्लस, और यहाँ पे क्या होगा 2Cl माइनस, है ना। यहाँ पे यही ना होगा बाबू, Mg प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2Cl माइनस, ये भी क्या हो गया, कण कण बिखर गया। अब बाबू यहाँ पे H2O टूटेगा तो ये H2O बाबू H प्लस, है ना, और OH माइनस में क्या होता है, टूट जाता है। तो बाबू एक बात बताइए हमसे, यहाँ पे एक बात सुनिए कि हमने क्या कहा कि द्विक लवण क्या है, तो हमने कहा कि ऐसे योगात्मक यौगिक जो केवल ठोस अवस्था में ही अस्थायी हो। जब तक ये ठोस था तब तक ये अस्थायी था, लेकिन जैसे ही हमने क्या किया कि इसके द्रव्य में घुलाया, यानी पानी में जैसे ही KCl को घोला, बाबू क्या हो गया, अवयवी भाग क्या हो गए, विभक्त। विभक्त का मतलब क्या, टूट गए। देखिए KCl भी टूट गया, MgCl भी टूट गया, और यहाँ पे H प्लस और OH माइनस यानी H2O भी टूट गया, तो ये अस्थायी नहीं रहा, तो इसको क्या कहेंगे, द्विक लवण कहेंगे। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, द्विक लवण कहेंगे। आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर हो गया, एक बार बताइएगा सभी बच्चे, बताइए फटाफट से। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। एक बच्चा लिख रहा है कौन वोट चोर, अरे वोट चोरी क्या हो रहा है जी, वो राजनीति वाले लोग को समझने दीजिए, लेकिन जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, ठीक है, वोट तो चोरी हो ही रहा है। चलिए यहाँ आप देखिए क्वेश्चन आपके सामने है ना, यहाँ पे कि द्विक लवण है बाबू, द्विक लवण का उदाहरण कौन सा है, तो बाबू हमने पहले बताया कार्नेलाइट। दूसरा क्या होता है, कोई बच्चा बता देगा, फिटकीरी। फिटकीरी का बाबू सूत्र क्या होता है, K2SO4, है ना, K2SO4, है ना, उसके बाद से क्या होता है Al2SO4, Al2 यहाँ पे क्या होता है SO43, है ना, SO43 इंटू क्या होता है 24H2O। बाबू ऐसे आपसे पूछ देगा कि कौन द्विक लवण का उदाहरण है, तो बाबू द्विक लवण का उदाहरण कौन सा है, फिटकीरी है। कौन है, तो बाबू ध्यान में रखना है, फिटकीरी, है ना, फिटकीरी याद रखना, ये क्या है, फिटकीरी, है ना, ये फिटकीरी, चाहे इसे बोला जाता है पोटास एलम, है ना, तो ये क्या होता है, द्विक लवण का उदाहरण होता है। बाबू पूछ देगा कि द्विक लवण का उदाहरण कौन सा है, ऑप्शन दे देगा K2SO4 Al2SO4 इंटू 24H2O, ये हमारा क्या है, द्विक लवण का उदाहरण है, द्विक लवण का उदाहरण है। तो द्विक लवण आपको पता चल गया कि द्विक लवण, और बाबू अगर आपसे पूछा जाएगा उप सहसंयोजन यौगिक में अंतर लिखे, तो आप क्या लिखिएगा कि जो द्विक लवण होता है वो क्या होता है कि ठोस में ही अस्थायी होगा, जबकि जल में जाएगा तो क्या होगा, खंडित हो जाएगा, टूट जाएगा। जबकि जो हमारा जटिल आयन होता है, उप सहसंयोजन यौगिक होता है, वो खंडित नहीं होता है, अपने अस्तित्व को बना के रखता है। ये सब सारी चीजें आप लोग लिख देंगे। क्लियर हो गया कि नहीं, यस सर, क्लियर हो गया, क्लियर क्लियर क्लियर। आगे चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहला तो हमने पढ़ लिया, योगात्मक यौगिक पढ़ा, इसलिए में दो प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने क्या किया कि द्विक लवण को हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे क्या, उप सहसंयोजन यौगिक या संकुलन यौगिक। तो बाबू उप सहसंयोजन यौगिक क्या होता है, अब यहाँ पे सुनिएगा कि उप सहसंयोजन यौगिक की बारे में बात करें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बारे में बात करें, तो आप लोग क्या लिखिएगा, हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे कि वे यौगिक जिनमें धातु परमाणु आयन, यानी धातु परमाणु या आयन उनके ऋण आयन या उदासीन परमाणु या लिगेंड द्वारा क्या होता है, उप सहसंयोजन बंध द्वारा जुड़ा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उप सहसंयोजन यौगिक कहते हैं। यानी बोला गया कि वैसा यौगिक जिसमें धातु परमाणु या आयन या कोई भी ऋण आयन उदासीन अणु यानी लिगेंड द्वारा क्या होते हैं, उप सहसंयोजन बंधन में जुड़े हुए होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उप सहसंयोजन यौगिक कहते हैं। जैसे एग्जांपल लिखिए उप सहसंयोजन यौगिक, K4 यहाँ पे क्या होगा, Fe यहाँ पे क्या होगा, Cn यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है, एक एग्जांपल और लिखिए, K3 हो गया हमारा, है ना, यहाँ पे क्या हो गया K3, यहाँ पे क्या हो गया Fe हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया Cn, यहाँ पे क्या हो गया 6 हो गया, NiCl42 हो गया, यहाँ पे याद रखना है Ni, है ना, NiCO4 हो गया, CO4 हो गया। ये भी हमारा क्या होता है, सहसंयोजन यौगिक, उप सहसंयोजन यौगिक होता है ना बाबू, होता है ना बाबू। FeCN6, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं क्या Fe, यहाँ पे क्या होगा CN6, है ना, CN6,
है ना, और यहाँ पे क्या होगा -3। तो ये भी क्या होते हैं, ये जितने भी होते हैं ना उप संयोजन यौगिक होते हैं, ये सारे के सारे आपको इस चैप्टर में सिर्फ इसी प्रकार के यौगिक मिलेंगे। उप संयोजन यौगिक पढ़ रहे हैं ना, तो आपके चैप्टर में सिर्फ इसी प्रकार के यौगिक पढ़ने हैं, और यही बेसिक मजबूत रहेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। चलिए अब यहाँ पे एक पॉइंट बना के लिखिएगा, यहाँ पे सभी बच्चे एक पॉइंट बना के लिखिएगा कि जो उप संयोजन यौगिक होते हैं ना यहाँ पे, कि उप सह संयोजन है ना, उप सह संयोजन यौगिक है ना, उप सह संयोजन यौगिक क्या होता है बाबू, कि ठोस के साथ साथ है ना, लिख दीजिएगा यहाँ पे ठोस के साथ साथ, ठोस के साथ साथ है ना, ठोस के साथ साथ द्रव में भी है ना, द्रव में भी है ना, द्रव में भी अपने अस्तित्व को बचा के रखता है, द्रव में भी अपने अस्तित्व को, द्रव में भी है ना अपने अस्तित्व को, द्रव में भी अपने अस्तित्व को, अस्तित्व को बना के रखता है, बनाए रखता है। ठीक है, बनाए रखता है। ठीक है, यहां पे लिख दीजिएगा, यानी ये तो बाबू ठोस अवस्था में तो अस्थाई है ही, लेकिन द्रव अवस्था में भी अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। क्या करता है, बनाए रखता है। ठीक है, ये बातें आप लोग लिख दीजिएगा, ये बातें जो है ना आप लोग लिख दीजिएगा, ये बातें जो है आप लिख दीजिएगा कि जो उप संयोजन यौगिक है वो ठोस के साथ साथ द्रव में भी अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। क्योंकि देखिए पीछे हमने क्या किया कि इसको हमने जल में घोला, ठोस में तो अस्थाई है ही, हमने इसमें जल में भी घोला ना, तो ये अपने अस्तित्व को देखिए बना के रखा है। ये बाबू Fe6 अपने आप को टूटने नहीं दिया, अपने अस्तित्व को गिरने नहीं दिया। हमने K3 का किया, ये अपने अस्तित्व को गिरने नहीं दिया, है ना, ये अपने अस्तित्व को क्या किया, बना के रखा। ठोस में तो अस्थाई है ही, लेकिन द्रव में भी क्या करता है, अपने स्थायित्व को बना के रखता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं बाबू क्या, तो हम लोग उप संयोजन यौगिक, और इसी प्रकार के तत्वों का आपको क्या करना है, उप संयोजन यौगिक का अध्ययन करना है। अब सुनिएगा यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, जो कि हमने आपको बताया केंद्रीय धातु परमाणु, तो जिसके साथ लिगेंड जुड़ा होता है वो क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु। जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है K4, ये हमारा Fe हो गया, और ये हमारा क्या हो गया Cn हो गया, 6 हो गया, ये हमारा उप संयोजन यौगिक है। अब सुनिएगा यहाँ पे कहानी कि बाबू केंद्रीय धातु परमाणु यानी हमने कहा सेंट्रल मेटल्स और एटम्स कौन होगा, तो वे धातु परमाणु जो परमाणु परमाणु समूह अथवा आयनों से उप संयोजन बंधक द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। यानी इसमें जो लिगेंड्स के साथ जुड़ा होता है, और लिगेंड्स किसके साथ जुड़ा होता है, उप संयोजन यौगिक। तो हमने क्या कहा कि इसमें जो बाबू केंद्रीय धातु परमाणु होगा वो यानी सेंट्रल मेटल्स एटम होगा, वो क्या होगा हमारा Fe क्या होता है, सेंट्रल मेटल्स एटम्स होता है। जो बाबू यहां पे याद रखना है कि उप सहसंयोजक बंधन द्वारा, तो Fe क्या होता है, उप सहसंयोजन बंधक द्वारा Cn के साथ जुड़ा होता है। Cn क्या है, लिगेंड्स है ना, तो इसी को क्या कहेंगे बाबू हम लोग, बाबू केंद्रीय धातु परमाणु या सेंट्रल मेटल्स एटम्स कहेंगे, सेंट्रल मेटल्स एटम्स कहेंगे। ये आपको याद रखना है। एक और बाबू एग्जांपल दे, आप लोग बताइएगा कौन है, यहां पे बताइए Ag है ना, AgNH3, AgNH3, और यहाँ पे क्या होगा Cl2 है ना, यही ना होता है AgNH3Cl2 है ना, NH32Cl, NH32, और यहाँ पे क्या हो गया, Cl हो गया। अब बाबू बताइए कि इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है, एक बार बताइएगा, एक बार बताइएगा कि इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है, फटाफट से, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है। अरे बाबू जल्दी जल्दी, क्या है आप लोग लेट कर रहे हैं जी, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है, एक बार सभी बच्चे जवाब दीजिए कि इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है। कौन है जी, यस सर लिखने से थोड़ी होगा, कौन है केंद्रीय धातु परमाणु, Ag होगा सर जी, निजाम खातून, नजमा खातून, बहुत बढ़िया नजमा जी, Ag होगा बिल्कुल, क्योंकि इसमें यही केंद्रीय धातु परमाणु होगा ना बच्चे। यहाँ पे क्या होगा, ये होगा सेंट्रल मेटल्स एटम्स, क्योंकि इसी के साथ क्या है, उप संयोजन बंध द्वारा ये NH3 यानी लिगेंड जुड़ा हुआ है। अब अगर हम यहाँ पे दे दे क्या, NiCO4,
है ना Na, और यहाँ पे दे दे CO4, है ना, NiCO4, है ना, NiCO4। तो अगर हम आपसे पूछ दे कि ये जो है इसमें अगर हम आपसे पूछे कि NiCO4 में केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है, तो आपका क्या आंसर आएगा? आपका क्या आंसर आएगा? श्वेता आसबोर्ड की स्टूडेंट, युवराज बहुत बढ़िया, नीतीश, विकास, सुधीर, श्वेता, सिन्हा जी बहुत बढ़िया, गर्दा उड़ा दिए सिन्हा जी, चंदो बाबू गर्दा उड़ा दी, श्वेता बाबू, करण बाबू बहुत बढ़िया, अंकिता यादव, क्यामुद्दीन बाबू बहुत बढ़िया, शुभम कुमार, विकास कुशवाहा बहुत बढ़िया, गोल्डी गोल्ड, नीरू बहुत बढ़िया, आदित्य सिंह यूपी पुलिस बहुत बढ़िया। आपको पता चल गया। अब इसमें बता रहे कि इसमें निकेल होगा, है ना, बहुत बढ़िया। इसमें क्या होगा मेरे बच्चे? निकेल होगा। इसमें क्या होगा? सेंट्रल मेटल्स एटम्स कौन से होंगे? तो निकेल हो जाएगा क्या बाबू? सेंट्रल मेटल्स एटम्स। ठीक है, क्लियर हो गया? इतनी बातें क्लियर हो गई मेरे बच्चे? बताइएगा जल्दी जल्दी। चरणजीत चहता बहुत बढ़िया। देखिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे, हम सुबह का क्लास देख रहे थे मैम का, बायोलॉजी आपको पता है ना कि बायो कितने बजे होता है? अभी रुकिए, अभी पढ़ाना, अभी बहुत क्लास बाकी है। बायो हमारा 8 AM में होता है। देखिए हम जो है ना, हम अपना खुद बात कर रहे हैं कि हम जो है ना बिल्कुल भी मतलब स्लो नहीं पढ़ाते। पहली बात, अगर आप मेरा कोई भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चाहे थ्योरी का क्लास करिएगा तो हम एकदम 1.5 गुना स्पीड में रहते हैं। कभी भी देखिएगा, आप किसी का वीडियो का स्पीड बढ़ा के देखिए और मेरा नॉर्मल देखिए, क्योंकि हम बहुत तेजी से बोलते हैं। आपको ये भी पता होगा कि हम फटाफट फटाफट, हमारा मुंह जो चलता है ना बहुत तेज चलता है। हम ऐसे नहीं पढ़ाते हैं कि हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। और आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 9 पढ़ने वाले हैं। हम इस प्रकार से नहीं बोलते, हम डायरेक्ट आते हैं और ऐसे बोलते हैं, क्योंकि हमको तेज बोलने की आदत है, तेज पढ़ाने की आदत है। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। आज की क्लास में हम लोग ये वो पढ़ेंगे, उसके बाद से पढ़ाई और तेजी में ही कराते हैं। क्योंकि आप हमारा वीडियो देखिएगा तो आपको लगेगा कि स्पीड में चलता है हमारा वीडियो, और मैम को उतना आदत नहीं है स्पीड में पढ़ाने का। तो अगर आपको लगता है कि मैम स्लो पढ़ा रही है तो आप क्या करेगा ना कि वीडियो को बाबू 1.5 गुना स्पीड में कर लीजिएगा, 1.5x में करके आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आपको आदत है मुझसे पढ़ने का तेजी में, है ना। तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा आप लोग, लेकिन डिटेल में पढ़ा रही हैं आप लोग, पढ़िएगा जरूर। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। अब बाबू यहाँ पे आ जाइए कि सह आयन क्या होते हैं, जिसे हमने काउंटर आयन कहा था पीछे। हमने क्या कहा कि सह आयन क्या होता है? तो जैसे हमने आपको बताया कि ये हमारा क्या है, K4 है, और ये हमारा क्या है, Fe है, और यहाँ पे Cn क्या है, 6 है। तो बाबू हमने क्या कहा कि काउंटर आयन क्या होता है, पीछे लिख के हमने बताया था कि ये जो हमारा K4 है क्या है, सह आयन है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सह आयन। क्या कहते हैं बच्चे? सह आयन कहते हैं, या इसे हम लोग क्या कहते हैं, काउंटर आयन। काउंटर आयन कहा जाता है। यानी किसी संकुलन यौगिक में वह भाग जो बड़े कोष्टक के बाहर लिखा जाता है, अगर बड़े कोष्टक के बाहर हो तो वो हमारा क्या होगा, संकुलन आयन कहलाएगा। जो बड़े कोष्टक के बाहर हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, संकुलन आयन कहेंगे। तो ये हमारा बड़ा कोष्टक है, इसके बाहर है, वो क्या होगा, संकुलन आयन, है ना। जो बड़े कोष्टक के बाहर है वो क्या होगा, संकुलन आयन होगा। होगा ना बाबू? जो बड़े कोष्टक के बाहर होगा संकुलन आयन होगा। बोलिए, हो गया? हो गया बाबू? क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। तो संकुलन भी आप लोग पढ़ लिए। अब देखिए उप संयोजन परिसर या संकुलन क्षेत्र या संकुलन यौगिक क्या है ना। यानी अगर बात करें संकुलन यौगिक, है ना, यानी ये 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन। बाबू ध्यान में रखना, यहाँ पे समझना जरूरी है। बाबू क्वेश्चन क्या है कि उप संयोजन परिसर या संकुलन क्षेत्र क्या है? तो यौगिक का वह भाग जिसमें केंद्रक धातु परमाणु तथा लिगेंड उपस्थित होते हैं संकुलन क्षेत्र कहलाता है। यानी संकुलन क्षेत्र किसे कहेंगे? तो ये जो कोष्ठ है ना, समझिएगा, तो ये हमारा जो कोष्ठ है ना, जिसमें बाबू केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड्स जिसमें रहेंगे वो क्या होगा, संकुलन कहलाएगा। ये क्या कहलाता है, संकुलन। बाबू यहाँ पे याद रखना है कि ये पूरा को हम संकुलन नहीं कहेंगे, इसमें से संकुलन कौन होगा, तो संकुलन होगा FeCN6, जो कोष्ठ में रहेगा संकुलन होगा। जैसे देखिए आपके प्रैक्टिस के लिए इसमें संकुलन क्या होगा, तो आप कहिएगा ये जो है ना, देखिए ये जो कोष्ठ में है ना CONH3 और यहाँ पे क्या है 6, तो ये जो इतना कोष्ठ में है ना बाबू, ये क्या कहलाएगा, संकुलन। अगर हम आप इसमें कहें कि संकुलन क्या है, तो FeCN6 ये क्या है, हमारा संकुलन है।
अब बोले इसमें संकुलन क्या है, तो ये वाला चीज जो है ना, जो कोष्ट में होगा यही संकुलन होता है। इसमें कौन है, कोष्ट में है, तो ये कोष्ट में है, तो ये हमारा संकुलन होगा। इसमें अगर हम आपसे पूछे कि संकुलन कौन है, तो ये पूरा संकुलन है। इसमें भी ये संकुलन है, इसमें भी पूरा संकुलन है, इसमें भी ये पूरा संकुलन है। तो जो भी कोष्ट में रहे ये क्या है, पूरा का पूरा संकुलन है। तो जो भी कोष्ट में रहता है उसे संकुलन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको, है ना। संकुलन किसे कहते हैं, तो जो भी कोष्ट में रहे उसे क्या कहते हैं, संकुलन कहते हैं। ठीक है बाबू, यानी अगर बोला जाए कि संकुलन किसे कहा जाता है ना, उपसंयोजन का संकुलन किसे कहा जाता है, तो यौगिक का वह भाग जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु तथा जो लिगेंड है उपस्थित होते हैं। तो बाबू यहाँ पे अगर हम लिखे यहाँ पे K4 FeCN6, Fe क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है, और ये क्या है, Cn हमारा लिगेंड्स है। और ये जिसमें है रहेगा ना, ये किसमें उपस्थित है, तो आप कहिएगा ये जो डिब्बा है ना इसी में उपस्थित है, और इसी को क्या कहेंगे, संकुलन कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, संकुलन कहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, संकुलन के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। धन आवेशित संकुलन क्षेत्र, ऋण आवेशित, है ना, यहाँ पे याद रखना है कि ऋण ऋण आवेशित ऋण आवेशित ऋण आवेशित संकुलन और उदासीन संकुलन। अब सुनिएगा यहाँ पे, धन आवेशित संकुलन बाबू देता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन धन आवेशित संकुलन है, पहचानने आएगा तब ना पहचानिएगा। तो बाबू धन आवेशित संकुलन, सिंपल से सबसे पहले आप बात बताइए, संकुलन किसे कहते हैं, कि ये जो हमारा डब्बा में रहेगा ना, यही हमारा क्या है, संकुलन है ना। ये जो हमारा डब्बा में रहेगा ये भी यही हमारा क्या है बाबू, संकुलन है। यही हमारा क्या है, संकुलन है ना बाबू, यही हमारा क्या है, संकुलन है। जैसे बाबू अगर हम निकालना चाहें तो ये कौन सा संकुलन है, तो अगर हम इसको निकालेंगे तो बाबू एक बात बताइए, यहाँ पे कौगो है, क्लोरीन पे तो एगो माइनस होता है, क्लोरीन पे एगो माइनस होता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, Cl माइनस है। ठीक है, क्लोरीन पे बाबू एगो माइनस होता है ना, आपको पता है ना कि क्लोरीन पे एगो माइनस होता है, तो ये माइनस इसी धनावेश से आया है ना। यानी क्या होगा, जब हम इसको घोलेंगे तो क्या होगा, जब हम इसको घोलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे CO है तो CO, और यहाँ पे क्या होगा NH, और यहाँ पे क्या होगा 3, और यहाँ पे क्या होगा 6, और यहाँ पे क्या होगा 3 गो आयन है ना। देखिए 3 गो आयन है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 प्लस और प्लस Cl माइनस। तो जब हमने इसको तोड़ा तो बाबू एक बात बताइए कौन सा संकुलन हुआ, तो आप कहिएगा बाबू कि ये जो संकुलन है गुरुजी उस पे धन आवेश आ गया, तो ये कौन सा संकुलन, धनात्मक संकुलन। जब हमने तोड़ा तो इस संकुलन पे क्या आया, धन आवेश आया, उसे क्या कहेंगे, धनात्मक संकुलन। अब इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे कौन धनात्मक संकुलन है, तो याद रखिएगा कि संकुलन के अगर बाहर, है ना, ये क्या है हमारा, संकुलन के दाईं ओर, है ना, ये क्या है, दायां ओर, संकुलन के दाईं ओर अगर कोई आपका यहाँ पे क्या रहता है, काउंटर आयन रहता है, तो वो हमेशा क्या होगा, तो धन आयन संकुलन होगा। ये क्या है, हमारा संकुलन के दाईं ओर काउंटर आयन है। एक होता है बाईं ओर, जैसे देखिए K4 हमारा बाईं ओर है, और यहाँ पे क्या है Fe, यहाँ पे क्या है Cn है ना, और यहाँ पे 6 है। ये हमारा संकुलन है। संकुलन के अगर बाईं तरफ रहे कोई भी आयन तो वो ऋणात्मक संकुलन कहलाएगा, लेकिन संकुलन के दाईं ओर अगर कोई आयन रहता है तो वो क्या कहलाता है, धनात्मक संकुलन। ये ट्रिक है कि किसी भी संकुलन के दाईं ओर अगर कोई काउंटर आयन रहता है तो वो क्या कहलाता है मेरे बच्चे, धनात्मक संकुलन कहलाता है। अब बाईं ओर रहे उसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक संकुलन। अगर जैसे देखिए Ag और यहाँ पे क्या NH3 यानी Cl पे क्या होता है, माइनस होता है, तो बाबू ये क्या होगा, Cl पे एगो माइनस होता है ना, तो एगो माइनस है। और यहाँ पे क्या होगा बाबू, यहाँ पे Ag है तो Ag है ना, उसके बाद से क्या है NH3 है तो NH3 है ना, उसके बाद से क्या है द होल ट्वाइस है, और ये हमारा संकुलन है। तो जब एगो माइनस है तो यहाँ पे एगो प्लस भी होगा, तो इस पे क्या हो जाएगा, ओनली प्लस। तो ये इस पे प्लस आया ना बाबू, तो ये इस पे जब प्लस आया तो ये जो आयन होगा क्या होगा, तो आप कहिएगा क्या, ये जो आयन होगा क्या होगा, धनात्मक। यानी इसको याद करने का जो तरीका है मेरे बच्चे, आपको याद होना चाहिए कि अगर हम आपसे कहें कि कोई भी संकुलन हो उसके दाहिने तरफ अगर कोई काउंटर आयन हो, ये क्या है, आयन है, Cl क्या है, आयन है। अगर कोई धनात्मक, मतलब याद रखना है कोई भी संकुलन हो, संकुलन हम लोग किसे कहते हैं, तो जो बाबू यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हमारा कोष्ठ में रहे, जो बड़का डिब्बा में रहे, जो हमारा बड़का डिब्बा में रहे, इसे क्या कहेंगे, इतना तक को तो हम लोग संकुलन कहेंगे। संकुलन के दाईं तरफ कोई अगर
संकुलन के दाईं तरफ कोई अगर काउंटर आयन हो तो वो क्या कहलाएगा? धनात्मक संकुलन कहलाएगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ऋणात्मक संकुलन क्या होता है, जैसे हमने कहा K4 और यहाँ पे क्या लिख दिया Fe और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया Cn और यहाँ पे 6 लिख दिया। अब क्या है कि यहां से यहां तक हमारा बाबू क्या है? संकुलन है, क्योंकि जो डब्बा में रहता है वही तो संकुलन होता है ना। तो संकुलन के बाईं तरफ है, तो बाबू जैसे ही हम इसको जल में घोलेंगे, सुनिएगा, जैसे ही हम इसको घोलेंगे बाबू, तो बाबू एक बात बताइए, जैसे ही हम घोलेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे क्या है? एगो के पर, याद रखना है सभी बच्चों को कि यहाँ पे एगो के पर एगो प्लस होता है, तो 4 गो है तो कौ गो होगा? 4 गो के प्लस होगा। तो 4k प्लस और प्लस यहाँ पे क्या होगा बाबू? यहाँ पे क्या होगा? Fe है तो Fe और यहाँ पे क्या है? Cn है तो Cn, 6 है तो 6। ये तो जटिल यौगिक है, उसी प्रकार से रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? 4 गो ऋण आयन भी लग जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये माइनस हो गया, यानी ये जो संकुलन हुआ वो क्या हुआ? ऋणात्मक संकुलन हुआ। यानी याद रखिएगा आप लोग कि अगर संकुलन के बाईं तरफ कोई काउंटर आयन हो तो वो क्या कहलाता है? तो ऋणात्मक संकुलन कहलाता है। एक और ले लीजिए K3 और यहाँ पे लिख दीजिए क्या? Fe और यहाँ पे क्या है? Cn और यहाँ पे 6 है। तो बाबू इसके क्या है? बाईं तरफ है। इसके क्या है? बाईं तरफ है। इसके क्या है? बाईं तरफ है ना। एक बार बताइए सभी बच्चे, बाईं तरफ है ना आप लोग? बाईं तरफ है ना बाबू? तो जो बाईं तरफ होगा तो हमने बताया कि एगो पोटेशियम क्या करता है? एगो आयन देता है। 3 गो पोटेशियम है तो 3k प्लस, उसके बाद से प्लस देंगे और यहाँ पे क्या होगा? Fe है तो Fe, Cn है तो Cn, 6 है तो 6 और यहाँ पे क्या होगा? 3 गो माइनस लग जाएगा। तो ये जो संकुलन हुआ निगेटिव ना हो गया जी। तो ये इसका ट्रिक याद रखिएगा कि अगर संकुलन के बाईं तरफ, ये देखिए ऐसे खड़े हैं आप, कॉपी में ऐसे खड़े होंगे, ऐसा थोड़ी है कि पिछुइया कॉपी था कि तब एग्जाम में आगे ऐसे करके लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा नहीं। अगर आपके सामने कॉपी है तो आप ऐसे मुड़ के लिखिएगा, यानी उसका बायां तरफ ही है। तो अगर दाहिने तरफ कोई आयन रहे धनात्मक, बाईं तरफ रहे ऋणात्मक, ऐसे याद रखिएगा कि दाहिना हाथ तो खूब चलेला, तो खूब चलेला यानी धनात्मक संकुलन, अब बायां हाथ कम चलेला तो ऋणात्मक संकुलन। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? क्लियर हो गया। अब होता है क्या? उदासीन संकुलन। उदासीन संकुलन क्या होता है कि जिसपे क्या हो, कोई यहाँ पे ना बाहर ना अंदर, कहीं भी क्या होता है? कोई भी आयन नहीं होता है। देखिए इसके बाहर चाहे अंदर कहीं भी आयन है जी, कहीं भी, इसके बाहर चाहे अंदर कहीं भी आयन है तो कहिएगा गुरुदेव नहीं है। तो जब बाहर और अंदर कोई भी आयन नहीं होगा तो मेरे बच्चे इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग नाम देंगे क्या? तो इसको हम लोग नाम देंगे उदासीन संकुलन। अब हम लोग क्या नाम देंगे? उदासीन यहाँ पे संकुलन। अब बाबू एक बात बताइए, अब आपका प्रैक्टिस का बारी है। देखिए आप लोग कैसे पहचानिएगा, अभी एक बार आप लोग लाइक करिए तो जादू दिखाते हैं। एक लाइक करिएगा ना और उस टाइप से चैनल सब्सक्राइब करिएगा, एक जादू दिखाएंगे। जल्दी जल्दी एक बार आप लोग लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बाद से जादू देखिए, उसके बाद से जादू देखिए अपने दिमाग का। जल्दी जल्दी चंदो, बहुत बढ़िया। एक बार आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिए, उसके बाद से हम जादू दिखाते हैं, ठीक है? एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूरी है मेरे बच्चे, जल्दी जल्दी, तभी जादू देख पाएंगे। समीक्षा आस्क बोर्ड की स्टूडेंट जी गुरुजी 942 गो लाइक है बाबू, कम से कम 150 और कम से कम 200 लाइक होना चाहिए। फटाफट लाइक करिए, रुकिए मत। आर्यन कुमार आपका नाम ले लिए, जल्दी जल्दी लाइक करिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे बाबू एक जादू दिखाते हैं यहाँ पे, इसके बाद जादू दिखाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है और ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में आता है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, उसके बाद जादू दिखाएंगे, पहले क्वेश्चन उसके बाद जादू, ठीक है? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है हमारा कि NH3 संकुलन बनाता है जबकि NH4 प्लस आयन संकुलन नहीं बनाता है। तो बाबू NH3 संकुलन क्यों बनाएगा? क्योंकि NH3 में N पर एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। जैसे हमने बताया तो जो NH है, N क्या होता है? H के साथ, 3 गो H के साथ क्या होता है? जुड़ा होता है और इस पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की निर्जल जोड़ी होती है जो क्या होता है? दान देने के लिए उपलब्ध रहता है। इसलिए तो कहा जाता है ना अमोनिया के पास अच्छा लिगेंड है। याद आया? हमने बोला कि अमोनिया का अच्छा एलिगेंट क्यों होता है? क्योंकि अमोनिया के पास एक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की निर्जल जोड़ी होती है। और बाबू ये हमने इधर प्रूव भी किया था
इधर देखिए हमने इसको शुरू में बताया था जब हम आपको पढ़ा रहे थे कि ये सहसंयोजी बॉन्ड होता क्या है। तो बाबू जब हम ये आपको पढ़ा रहे थे तो हमने ये समझा था ना कि यही जो बनता है दूगो जो बनता है यही क्या करता है, इकलौता एक तरफा दान देता है जिसे उप सहसंयोजी बॉन्ड कहते हैं। तो बाबू अमोनिया के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की एक निर्जल जोड़ी होती है जो क्या करता है, दान दे सकता है। अब देखिए कि यहाँ पे क्योंकि NH3 में N पर क्या होता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहता है। अब देखिए इसके पास क्या है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है, उपस्थित है। जबकि NH4 प्लस की बात करें तो यहाँ पे NH4 प्लस किससे बनता है, अभी तो बताए ना, NH3 प्लस H प्लस से बनता है। तो NH3 का अगर बनाना चाहे मेरे लाडलो तो यहाँ पे क्या होता है, NH3 कुछ इस प्रकार से बनता है, NH यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एगो H जोड़ दीजिए। उसके बाद से H प्लस क्या करता है, इस दूगो एकाकी इलेक्ट्रॉन को ले लेता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो इसी को तो हम लोग कहते हैं सहसंयोजी बॉन्ड। तो बाबू इसमें क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन तो है नहीं क्योंकि इस हाइड्रोजन को अस्थायी होने के लिए इसका दूगो इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये ले लिया तो इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन बचा, तो आप कहिएगा नहीं। जबकि इसके पास ये भी अस्थायी, ये भी अस्थायी, ये भी अस्थायी और नाइट्रोजन अस्थायी, उसके बाद दूगो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। लेकिन इसके पास क्या है, जो दूगो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था ना मेरे बच्चे, ये जो दूगो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था, ये जो दो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था, ये क्या किया, उप सहसंयोजन बॉन्ड बना के हाइड्रोजन को दे दिया, H प्लस को दे दिया, है ना, जिससे ये भी क्या हो गया, अस्थाई हो गया। तो बाबू यहां पे लिखिएगा क्योंकि NH3 में N में एक एकांकी युग्म उपस्थित रहता है इलेक्ट्रॉन का, जबकि NH4 प्लस में N पर एक भी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित नहीं रहता है, इस पे क्या एक भी उपस्थित है, इसलिए NH3 संकुलन बनाता है जबकि NH3 प्लस संकुलन नहीं बनाता है। बाबू क्लियर हुआ बात, ये रटना पड़ा। ये जो क्वेश्चन है अगर आपसे आ जाता, जो नहीं पढ़े हैं, जो छोड़ के चले गए, चाहे ये क्लास नहीं किए हैं, सोच रहे हैं कि रट के हम आंसर दे देंगे, तो ये तो क्वेश्चन आएगा तो मुंह तो चियरा जाएगा कि इसका हम आखिर आंसर दे क्या, कि NH3 संकुलन बनाता है और NH4 संकुलन नहीं बनाता, इसका कारण क्या देंगे। लेकिन आपने पढ़ा, और आपने पढ़ा तो आपने ये भी पढ़ा कि क्यों ये संकुलन बनाएगा, क्यों ये नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा कि NH3 में एक जो होता है इलेक्ट्रॉन की निर्जल जोड़ी होती है ना, इलेक्ट्रॉन की निर्जल जोड़ी उपलब्ध होती है, जिस जबकि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की निर्जल जोड़ी उपलब्ध होती ही नहीं है, ये H प्लस ले लेता है अस्थाई होने के लिए, इसीलिए NH3 संकुलन आयन बनाएगा और NH4 प्लस संकुलन आयन नहीं बनाएगा। ठीक है बाबू, ठीक है बाबू, क्लियर हो गया। अब देखिए जादू देखने के लिए रेडी हो जाइए, अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया बाबू, गलत बात है, फ्री में इतना अच्छा से हम पढ़ा रहे हैं फिर भी ये हाल है बाबू, बताइए, फिर भी ये हाल है आपका बाबू कि लाइक नहीं कर रहे हैं, गुरु जी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इतना अच्छा से फ्री में सिलेबस आपका यूट्यूब पे खत्म कर रहे हैं, है ना, बताइए। अब देखिए, है ना, अब देखिए बाबू, महफूज आलम जी सर, मसरक विपुल, राजू पांडे, चलिए ऑफिशियल निंजा सर, ये क्लास डेली होगा। अरे बबुआ हम तो कहिए से मार्चे से पढ़ाओता नहीं हो डेली डेली, तबे नु अकेले होके फिजिक्स के चैप्टर 9वां में बानी, आप केमिस्ट्री के चैप्टर 9वां में बानी, हिंदी के चैप्टर 9वां में बानी, यही से नु मेहनत करता नहीं बाबू हम, केकरा खाती, तारा लो खाती, कैसे कि तू लो पढ़वा लो, अच्छा नंबर लिए लो, तो हमार तो नाम लेवल हो ना, काहे ना लेवल हो, कैसे कि तू उस संस्था के नाम लेवल हो जहां पे तार लो के पैसा मिले। भाई जो सच्चाई है वो है, वहीं पे आप नाम लीजिएगा जहां पे आपको पैसा मिलेगा, हमारा नाम किस लिए लीजिएगा, हम तो कुछ देंगे नहीं, है ना, तो ये बात होती है। लेकिन आपके माँ बाप तो कम से कम खुश हो जाएंगे ना कि हाँ मेरा बच्चा इतना नंबर लाया है, उसी लिए पढ़ा रहे हैं। सोनू कुमार नाम ले लिए बाबू, नाम में क्या रखा है यार, ऐसा करिए कि नाम आपका बन जाए। हाँ यानी ये बच्चा भी बोल रहा है यस सर, यानी आप लोग वहीं का नाम लीजिएगा। नहीं गुरुजी, ये को बच्चा लिखा है नहीं गुरुजी, अब बोल रहा है सब नहीं गुरुजी। ठीक है, कम से कम बच्चा मेरा ईमानदार हो बस, नंबर आए तो कम से कम सर जी का नाम तो कम से कम ले, नहीं तो बच्चा सब बदल जाता है ना, एग्जाम टाइम में छोड़ के चला जाता है, ये नहीं देखता है कि एक सर कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना पसीना से लथपथ हो रहे हैं, कितना मेहनत से समझा रहे हैं, कितना मेहनत से क्लास करवा रहे हैं, कितना मेहनत से पूरे साल
आप लोग का तो छुट्टी भी हो जाता है बाबू, आपका मर्जी, आप पढ़िए या ना पढ़िए। लेकिन हमारा क्या है, आप नहीं पढ़िएगा लेकिन आपके जैसे हजारों बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं, उनके लिए हमको क्लास कराना पड़ता है। तो हमारा तो किसी दिन छुट्टी नहीं होता है ना, हम बिना छुट्टी लिए फ्री में आपको पढ़ाते हैं। किस लिए? ताकि कम से कम आपका अच्छा नंबर आए। रहने दीजिए आप, ठीक है। अब बाबू रहने देते हैं, लेकिन एक जादू तो देखिए। अगर हम आपसे पूछे, सुनिएगा, अब यहाँ पे जादू दिखाने का समय आ गया है। और जादू कौन कौन बच्चा देखना चाहता है, ये देखिए पहला जो हमारा है। अब हम अगर आपसे पूछे ये कौन सा संकुलन है, धनात्मक या ऋणात्मक, पहला का राइट आंसर। ये कौन सा संकुलन है, धनात्मक कि ऋणात्मक, बता दीजिए। आपके एग्जाम में रहेगा, बोलेगा कौन धनात्मक है, तो ऐसा ऑप्शन रहेगा। तो ये क्या धनात्मक है कि ऋणात्मक, एक बार बता दीजिए, एक बार बता दीजिए जल्दी जल्दी। कौन सा संकुलन है, कौन सा संकुलन है, धनात्मक की ऋणात्मक? जल्दी जल्दी आंसर बताइए। ऋणात्मक संकुलन है, रिजवाना कहा गया है ऋणात्मक संकुलन है, बहुत बढ़िया, ऋणात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक, बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा कि अगर ये जो बाबू काउंटर आयन हो, बाई तरफ हो, देखिए ऐसे खड़ा हो, ये बाई तरफ, बाई तरफ ऐसे होगा ना, बाई तरफ, अगर ये बाई तरफ होगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, डायरेक्ट हमने बताया ट्रिक के साथ। अगर ये बाई तरफ होगा तो लतीरा हाथ क्या होता है, कम चलता है, ये क्या होगा, निगेटिव संकुलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निगेटिव संकुलन हो जाएगा मेरे बच्चे। क्या होगा? निगेटिव संकुलन हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें कि ये कौन सा संकुलन है, तो बाबू हमने क्या कहा कि अगर बड़का कोष्ठ क्या होता है, संकुलन, और ओकरा दाएं बाएं कुछ भी नहीं निकला हो, तो ये क्या होता है, उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। देखिए क्योंकि इसके आए बाएं नहीं निकला है, सब जो है कोष्ठ में ही है, तो ये क्या होगा, उदासीन हो जाएगा। अब देखिए तीसरा, अब इसका बताइए ये कौन सा संकुलन है। तो हमने क्या कहा कि संकुलन के दाईं तरफ अगर कोई आयन है, काउंटर आयन है, तो दाईं तरफ है, दाईं तरफ है, तो ये पॉजिटिव संकुलन हो जाएगा। पहचान में आ रहा है ना? अब आप लोग इसको क्या कहेंगे, तो अब तो कहिएगा खुद ही इस पे माइनस लगा है, इस पे खुद ही यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो ये तो ऐसे ही निगेटिव दिखा रहा है, तो ऋणात्मक हो गया। अब बाबू इसमें बताइए क्या होगा, तो इसमें देखिए ये जो संकुलन है ना, इसके बाईं तरफ क्या है बाबू, काउंटर आयन है, तो जब बाईं तरफ है तो क्या होगा, निगेटिव संकुलन होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें भी क्या है, बाईं तरफ ये क्या है, NH4 है, यानी याद रखिएगा बाईं तरफ संकुलन है, मतलब याद संकुलन के बाईं तरफ आयन है, निगेटिव संकुलन। अब यहां पे देखिए इसमें ना दाईं तरफ है ना बाईं तरफ है, तो क्या होगा, उदासीन संकुलन, है ना, उदासीन संकुलन। अगला है यहाँ पे इसका बताइए, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव तो दिया है पहले से, तो धनात्मक तो दे दिया है, तो धनात्मक संकुलन हो जाएगा ना। अब इसमें भी देखिए दे दिया है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, दे दिया है पॉजिटिव, पॉजिटिव संकुलन, दे दिया है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव संकुलन, इसमें माइनस दिया है निगेटिव संकुलन, इसमें भी माइनस दिया है निगेटिव संकुलन। तो ये आप लोग याद रखिएगा, पहचान लीजिएगा कि नहीं, पहचान लीजिएगा, बोलिए पहचान लीजिएगा जी। अगर आपसे क्वेश्चन रहे ऑब्जेक्टिव में कि कौन सा धनात्मक संकुलन है, कौन सा ऋणात्मक संकुलन है, तो आप लोग बना सकते हैं। क्लास अच्छा लग रहा है चला, समझ में आ रहा है, एक बार बताइए। वाजिद अली पावर ऑफ आस्क बोर्ड, कन्हैया जी, बिहारी अंदाज बाबू ले लिया आपका, आनंद बाबू, बिहारी आनंद बाबू आपका नाम ले लिया, मत रोइए, नाम लेला बिनु रोआ तरह तू, हे जगह घोपड़ास हो गइल बड़ा, नाम लेला बिनु रोआ तरह बाबू तू, कितना गलत बात बाबू। ऐश्वर्या कुशवाहा बाबू पूरा का पूरा क्लियर हो गया। दीपू दीवाना बहुत बढ़िया। रवि कुशवाहा आस्क बुड लवर, बोलिए क्लियर हो गया, सब चीज क्लियर है। क्लास को बंद किया जाए, 1.5 घंटा से ज्यादा का क्लास हो गया। समझ गए गुरुजी। दिव्या कुमारी, मजा आ रहा है, कुछ भी इसमें भारी लगा आपको?
नहीं लगा। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में लिगेंड्स क्या होता है। सोनू निगम आपका नाम ले लिए यार, नाम के लिए। क्वेश्चन बैंक से कितना क्वेश्चन आता है बाबू? देखिए क्वेश्चन बैंक का कोई बिहार बोर्ड है, गारंटी नहीं है। कभी कभी 40% भी आता है, कभी 50 भी, कभी 20 भी, कभी 30 भी, कोई भी गारंटी नहीं है। इसलिए एकदम थ्योरी पे ध्यान दीजिए। क्लियर हो गया? क्लास को बंद किया जाए। तो आप सभी बच्चों से ये मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है? वीडियो को लाइक जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है? वीडियो को लाइक जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है? सभी बच्चे, सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ये सारी चीजें हमने आपको समझा दी है बाबू, ठीक है? ठीक है, हो गया क्लियर सारा चीज? एक एक चीज को देख लीजिएगा, ठीक है? और बाबू देखिए, सब्सक्राइब करना है तो इस प्रकार से आता है सब्सक्राइब का बटन, ठीक है? ये सब्सक्राइब जैसे ही इस प्रकार से करिएगा, ठीक है, आपके सामने क्या होगा, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है? अब इसमें ये जो दिखेगा ना, ये वाला देखिए, ये जो इस प्रकार से दिख रहा है, इस पे क्लिक करिएगा, ऑल पे कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन जब भी क्लास होगा पहुंच जाएगा, है ना? तो इसे कर दीजिएगा आप लोग। चलिए तो बाबू मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय। और कमेंट में आना चाहिए कि क्लास कैसा लगा, क्लास क्लियर है कि नहीं गुरुजी, ठीक है? सभी बच्चे बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। मिलते हैं अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। और बाबू मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, है ना? नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।